है ना। राउंडिंग ऑफ के रूल को सम और प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, राउंडिंग ऑफ के नियम सम और प्रोडक्ट में कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि कोई मेजर डेटा को लिखा कैसे जाता है और लिखने के बाद उसकी एरर्स कैसे निकालते हैं। कौन कौन सी एरर, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है फ्रैक्शनल एरर, तीसरा होता है परसेंट एरर, है ना, वो एरर, और फिर उनका प्रोपोगेशन सम और प्रोडक्ट में। इतनी सारी कहानी आज के दिन हम लोगों को कवर करना है। तो पहली चीज है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो इसको यार एग्जांपल समझते हैं। सोचो यार हम लोगों ने कोई मेजरमेंट स्क्रू गेज से किया है, ठीक है, और रिजल्ट आया है 1.23 mm, ठीक है। यही मेजरमेंट हम वर्नियर से करेंगे तो क्या डेसिमल के कितने बाद तक का रिजल्ट आएगा? सबको पता है एमएम में जो वर्नियर मेजरमेंट देता है वो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक, तो वो कुछ ऐसा देगा 1.2 mm। ये किससे है? वर्नियर से। और ये किससे है? स्क्रू गेज से। अगर हम नॉर्मल स्केल से मेजर करें तो क्या वो 0.2 के लिए भी श्योर नहीं होगा, वो क्या बताएगा? 1 mm। 1 mm से थोड़ा ज्यादा बताएगा, लेकिन हम आखिरी डिजिट डिसाइड नहीं कर पाएंगे, नहीं। तो मैं कहूं कि यार इनमें से हमने कोई बहुत छोटी चीज मेजर करी है, एक जब नॉर्मल स्केल से नाप रहे थे तो 1 से थोड़ा ज्यादा लग रहा था, लेकिन हम दूसरा डिजिट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। जब हमने वर्नियर यूज किया तो 1.2 तक आ गया, और स्क्रू गेज यूज किया तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट कौन सा है? स्क्रू गेज। यानी प्रिसीजन से क्या मतलब है कि हम कितने बारीक मेजरमेंट को कर पा रहे हैं। जो जितना बारीक मेजरमेंट कर पाएगा मैं कहूंगा वो उतना प्रिसाइज है। प्रिसीजन का मतलब समझ में आ रहा है ना। इट टेल्स अबाउट द रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ मेजरमेंट, कितना बारीक मेजरमेंट वो कर पाएगा। क्लैरिटी है? अब हमने किसी एक्सपर्ट को बुलाया और उसी चीज का मेजरमेंट करने के लिए बोला, और उसने मेजरमेंट करके दिखाया और बताया उसने कि 1.19 mm एक्चुअली ट्रू वैल्यू है। क्या है? ट्रू वैल्यू 1.191। चलो ये भी हटा देते, 2 डिजिट तक उसने 1.19 mm बताया, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये ट्रू वैल्यू सबने एक्सेप्ट करी क्योंकि वो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट से निकल के आई थी। ये आम आदमी ने मेजरमेंट किया था, बच्चों ने किया था। तो बताओ इनमें से सबसे सटीक मेजरमेंट किसका है? हाँ, वर्नियर का। अब तुम कहोगे सर ये तो ज्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। अच्छे इंस्ट्रूमेंट से कुछ नहीं होता, अगर मेजरमेंट करने वाला डफर है तो वो गलती कर सकता है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब इसने अच्छा इंस्ट्रूमेंट तो लिया मगर वो ट्रू वैल्यू के करीब भी नहीं भटका। ट्रू वैल्यू के करीब कौन था? वर्नियर वाला, है ना। इसका मतलब एक्यूरेसी का लेना देना केवल इंस्ट्रूमेंट से नहीं है, मेजरमेंट करने वाले पर्सन से भी है कि वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब पहुंच जाता है। तो बताओ 1.2 और 1.19 का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा? तो खैर 1.2 और 1.19 का डिफरेंस करोगे तो 0.01 आएगा। अगर 1.19 और ये क्या था 23, चलो 23 और 1.19 का अंतर करोगे तो कितना आएगा? 0.4। तो बताओ इसमें गलती ज्यादा है या इसमें गलती ज्यादा है? सेकेंड वाले में। बात समझ रहे? तो प्रिसीजन अलग चीज है और एक्यूरेसी का लेना देना किस चीज से है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस, हम सही आंसर के कितना करीब हैं, है ना, ऑफ अ मेजरमेंट कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू। जो सच में उसका आंसर होना चाहिए, जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है, जो कोई बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट के और बहुत अच्छे एक्सपर्ट की मदद से निकाला गया है, जिसपे सब लोग एकमत हो चुके हैं कि ये इसका सही आंसर है ना, और हम उसके कितना करीब पहुंचे हैं, दैट इज एक्यूरेसी। क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है, नोट कर ले।
चलो यार, मैं कुछ डेटा दे रहा हूं, ये और एक मैंने दिया है जो एक्सपर्ट ने बताया है, ये एक्सपर्ट ने बताया है। पता है इनमें से सबसे प्रिसाइज रिजल्ट कौन सा है? थर्ड वाला। सबसे एक्यूरेट रिजल्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला। भले इसमें प्रिसीजन नहीं है, आंसर है 1.4 और लेके आ रहे हो 1.564, तो ये तो आंसर दूर हो गया ना। तो सबसे करीब कौन है आंसर के? 1.5 वाला। तो इसमें और इसमें अंतर सबसे कम है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू। अच्छा, ये कोई गारंटी नहीं है। चलो मैं एक रिजल्ट और लिखता हूं, 1.429। बताओ सबसे प्रिसाइज कौन सा है? थर्ड और फोर्थ? नहीं, थर्ड सबसे प्रिसाइज है, थर्ड सबसे प्रिसाइज है, और सबसे एक्यूरेट अब फोर्थ हो गया। क्यों? ये वाला आंसर इसके ज्यादा करीब है। मेरे ख्याल से अंतर समझ में आ गया है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल काफी हैं, आगे बढ़ते हैं। बगल वाले की कॉपी करें, बस यही पढ़ा है। नोट कर लिया बाकी लोगों ने? ठीक। तो ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट है और ये मोस्ट प्रिसाइज है। बात क्लियर है? हटा दें? ठीक। कॉमन रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। हमने अभी अभी बात करी, जैसे हम वर्नियर से मेजरमेंट कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक, स्क्रू गेज से करते हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट। उससे भी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, माइक्रोमीटर होता है वो उससे भी ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो उससे भी ज्यादा सटीक मेजरमेंट करता है। नहीं तो क्या जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन बढ़ती है, मैं एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट, जैसे जैसे प्रिसीजन बढ़ता है वैसे वैसे नंबर्स ज्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं। बात समझ रहे? जैसे अभी कोई कहे कि हमने जो है, मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले दुकान की रजिस्ट्री कराई है, अभी वो जो एग्जाम्पल आसपास होते वही, तो उसमें एक ड्राफ्ट बनवाना पड़ा था। तो बैंक का जितना लोन था बगल वाले का, वो लोन चुका के बचा हुआ हमको बनाना था। उसने कहा एक भी दिन अलग करेंगे, दिन डिसाइड कर दी, अगर एक दिन अलग होगा तो उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो आपका ड्राफ्ट अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब वो बदलता हुआ था। तो उन्हें साफ साफ बताया कि 5,89,669 इतना आपको बताना है। नहीं तो उसमें इतने डिजिट, क्या एंड तक के हर डिजिट मैटर करते हैं? ये एकदम एंड वैल्यू तक हमें उसको देना है। और जब आदमी कोई डील करता है तो ऐसे कभी नहीं करता है कि यार इतनी वैल्यू का, वो डील करता है तो कहता है चलो 6 लाख में डन करते हैं, 6 लाख के क्लोज, इस तरह से 7 लाख। नहीं तो उसमें ज्यादा नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। बस फिर तो किस में ज्यादा नंबर इन्वॉल्व होंगे? जहां पे हम लोग बहुत है ना ज्यादा डिजिट का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। बात क्लियर है? चलो, तो मेरे ख्याल से उस केस में सारे डिजिट्स मैटर करेंगे कि नहीं? और अगर हम डील किसी से कर रहे हैं 6 लाख की, तो उसमें सारे डिजिट मैटर, हम केवल उसे 6 भी बोल देंगे तो वो समझ जाएगा 6 लाख ही होगा। अरे कोई भी प्रॉपर्टी की डीलिंग हो रही है तो वो अंडरस्टूड है यार लाख में ही होगा, हम उससे कहते हैं यार 6 चाहिए हमको, अब वो हमको 6 रुपए लेके आ गया तो क्या होगा? इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि किस लेवल की बातें चल रही हैं। यानी कुछ जगह बहुत अंडरस्टूड होता है किस लेवल की बातें चल रही, तो वहां बाकी डिजिट की चर्चा करना जरूरी नहीं होता है। जैसे मान लिया कोई एक साइंटिस्ट की टीम है, वो आपस में बात करती है, कोई वायरस पे रिसर्च कर रहे हैं, वो कोरोना वायरस पे रिसर्च कर रहे हैं और उनका साइज कुछ माइक्रोमीटर के लेवल का है। तो बोले कि तुम्हारा वाला कोरोना जो 19 है वो किस साइज का था? तो उसने कहा कि 12। दूसरे से पूछा, मेरा 8 आया है। मतलब अलग अलग टीम अलग अलग। तो 12 और 8 क्या होगा? किलोमीटर तो हो नहीं सकता, मीटर भी नहीं हो सकता, क्या होगा? माइक्रोमीटर। तो वो आपस में समझ रहे हैं, इसका मतलब सारे डिजिट बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या 12 बोला तो 2 डिजिट वो तो मैटर करेंगे, वो 8 जो बोला उसका 1 डिजिट मैटर करेगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो कम से कम कितने डिजिट बोलने से किसी खास इंडस्ट्री में काम चल सकता है, वो कम से कम डिजिट को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। इनका सिग्निफिकेंस है। क्या बात समझ रहा है? अगर उसके बोले बिना काम चल सकता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मेरे ख्याल से भाव सबके, मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो भाव लाओ जो मेरे अंदर है।
अब जब भाव ट्रांसफर हो गया तो यार लैंग्वेज और वर्ड वो सब मैटर नहीं करते, मैंने भाव पैदा कर दिया, अभी मैं तुमसे बिना रूल पढ़ाए तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है, ज्यादातर लोग एक मत होंगे। बता यार कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। अब यार बीच का जीरो उड़ाओगे तो फिर बात खत्म हो जाएगी। बताओ अच्छा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? देखो यार अगर इस इंडस्ट्री के लोग हमेशा इस लेवल पे खेलते हैं तो वो 2 डिजिट बोल के भी काम, भाई देखो इसको क्या हम 23 इंटू 10 की पावर -5 लिख सकते हैं? ये नहीं बताएंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो इसी लेवल पे खेलते होंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अच्छा 1.0023 अब कितने हो गए? अब 6 हो गए, क्योंकि यार ये नहीं बताओगे तो फिर मतलब ही खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ रहा है? ये सब ख्याल आ रहे हैं? अच्छा 0.0230 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? हाँ 1 2 तो लास्ट वाला, एक मिनट, लास्ट वाला जीरो क्या इसकी वैल्यू में कोई फर्क डाल रहा है? अच्छा जीरो ना होता तो वैल्यू बदलती या नहीं? नहीं बदलती। 0.0231। अच्छा बताओ ये 1 फर्क डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? मुझे बताओ ये जीरो फिर लिखने वाले ने लिखा क्यों? तुम सोच के देखो, लिखने वाला ये अजीब हरकतें क्यों कर रहा है कि ये जीरो लिख रहा है? वो ये बताना चाह रहा है कि हमने ये जो मेजरमेंट किया है जिस इंस्ट्रूमेंट से किया वो इस डिजिट तक सही बोलता है। भाई तभी तो, नहीं तो ना लिखता तो क्या फर्क पड़ता? और जब तुम ये समझ जाओ कि लिखने वाले ने यहां तक के इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया है तो ये नंबर भी मैटर करता है। इसलिए मैटर करता है कि वो कभी कभी 231 बोलता होगा, कभी कभी 230, तो ये उस कड़ी में जीरो आया है। बात समझ रहा है? जैसे पान बेचने वाले आपस में रोज अपनी अपनी बिक्री डिस्कस कर रहे हैं कि आज तुम्हारी कितने रुपए की बिक्री हुई, तो एक ने कहा 235 रुपए की, एक ने कहा 230 की, एक ने कहा 229 की। तो क्या बताओ जो 230 बोल रहा है उसका जीरो मैटर कर रहा है कि नहीं? इसलिए क्योंकि वो उसी लेवल पे खेलते हैं हमेशा। ये एक चीज है जो लोगों को अक्सर डिस्टर्ब करती है कि ये जीरो क्यों, क्योंकि ये जीरो हम नहीं भी लिखते तो काम बन सकता था, लिखा है तो कुछ ना कुछ मतलब है। चलो अब इनको हम रूल में कन्वर्ट, ये जो भाव आ गया है वो भाव आंसर बताने के लिए काफी है यार, बट अब रूल इसलिए पढ़ना है यार कि कभी कुछ अटक जाए तो अपना रूल देख लो। रूल क्या है यार? ऑल जीरोस, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब तो सीधी सी बात है यार, कहीं अगर 1231 लिखा है तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4, चारों सिग्निफिकेंट है। ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ अ नॉन जीरो 1231 0 0 0, क्या इसके बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है? तुम कहोगे सर लिखने वाले ने लिखा है तो शायद कोई मैसेज होगा, तो यार ये लिखने वाले ने डेसिमल के बाद नहीं लिखा है, वो जो नंबर था वो 1 2 3 इसके बाद लिखा गया है। पास में रह, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट है? 4। हाँ एक बात और मैं बता दूं, अगर कोई ये कह दे कि हम इस लेवल तक का मेजरमेंट करते हैं तो इसके भी हम 7 बोलेंगे। ये मैं आखिरी रूल में ये इसी को काटूंगा, इसी नियम को काट दूंगा। जब तक कोई कुछ ना बोले तब तक कितने हैं? 4। कोई ये कहते नहीं हम इस डिजिट तक का मेजरमेंट करते हैं, तब इसके आंसर कितना हो जाएगा? यानी एक ही का आंसर बदल सकता है, रूल ये भी है। चलो ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो, बताओ यार 1001 के बीच में 2 जीरो हैं, इनको हटा के हम बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें कितने हैं? 4। ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो वो सब सिग्निफिकेंट हैं। इन अ नंबर लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब 0.0023 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, है ना? यानी डेसिमल के बाद जितने जीरो हैं वो मैटर, और पहले वाला तो वो केवल लिखा ही जाता है, मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं इसका। तो इसका मतलब इसमें कितने हैं? 2 हैं। नंबर इज लेस देन 1 क्यों? क्योंकि ये 0 से शुरू हुआ है तो लेस देन 1 है। अगर ये 1 से शुरू हुआ होता तो 1 से ज्यादा होता। अब यहां कोई भी नंबर 1 2 3 10,000 कुछ भी हो, उसकी बात नहीं चल रही है। चलो अगर
ये देखो जरा 230 ऐसा लिखा है, ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद जीरो लिखे गए हैं और वो भी डेसिमल का पार्ट है, तब ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और इसमें हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये डेसिमल वाले हिस्से में होना चाहिए, ठीक है। ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन दे कम फ्रॉम मेजरमेंट। ओके, इन्होंने कहा यार कि अगर 1 2 3 1 0 0 0 ये जो है यहां तक के मेजरमेंट से आया है तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं, जैसे बताओ, अच्छा हमारा जो कार में किलोमीटर वाला मीटर लगा होता है जो बताता है कितने किलोमीटर कार चल चुकी है, सोचो वैसे तो किलोमीटर का ही आता है या किलोमीटर में भी कभी कभी डेसिमल लगा देते हैं। सोचो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कार में लगा है जो किलोमीटर के आगे 3 डिजिट तक सही बोलता है, इसका मतलब वो मीटर लेवल पे खेलता है। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, डेसिमल के बाद वो 3 डिजिट तक सही बोलता है, इसका मतलब वो मीटर में खेलता है। तो जब उसके ओरिजिनल मीटर में 231 किलोमीटर लिखा होगा, 231 किलोमीटर लिखा होगा, तो क्या वो 231 एग्जैक्ट होगा? वो क्या 231 और 560 मीटर नहीं हो सकता, या 566 मीटर नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन दिखाएगा क्या वो 231? 232 पता है कब दिखाएगा? जब यहां पे 9999 पार हो जाएगा कि नहीं, और उसके बाद वो 231 एक पल के लिए दिखाएगा, फिर एक बढ़ जाएगा। यानी अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किलोमीटर में दिखा रहा है, वो 231 यहां भी दिखाएगा, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। वो 231 तब भी दिखाएगा, 231 अब भी दिखाएगा, वो ये डिजिट दिखाएगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो मीटर लेवल पे खेलता है तो वो ये भी दिखाएगा, और जब कभी तीनों जीरो बनेंगे वो भी दिखाएगा। तब उस केस में क्या इन जीरो का रेलेवेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो कभी 566 भी बता रहा था, 567 भी बता रहा था, उसी कड़ी में 000 भी बताया है। तो क्या इसमें हम 6 डिजिट भी बोल सकते हैं? कब जब कोई ये क्लियर कर दे कि हम आखिरी डिजिट तक का मेजरमेंट कर रहे हैं। ये बड़ा एक्सेप्शनल है। इसी का आंसर अभी मैं कुछ और बता रहा था, इसी का आंसर अब मैं कुछ और बता रहा हूं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? लैंग्वेज पढ़ के पता चलेगा। चर्चा है आखिरी डिजिट की के मेजरमेंट की तो अलग आंसर लिखेंगे, चर्चा नहीं है तो अलग आंसर। अपने मन से क्या लिखे जब कोई चर्चा ना हो? कोई चर्चा ना हो और अगर लिखा हो 231,000 तो क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये आखिरी डिजिट बड़ा खतरनाक है, सारे नियम को गड़बड़ कर दे रहा है। बात समझे? लेकिन तुम समझो यार ये क्यों है? आखिरकार हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं और कोई ये कह दे कि हम आखिरी तक मेजरमेंट कर रहे हैं तो फिर सिग्निफिकेंस है। क्लियर है? एक लास्ट नियम जो लिखा नहीं होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं यहां पे 1 2 3 4 टेबल हैं तो मेरे आंसर में प्रिसीजन का लेवल क्या है? क्या इसको मैं 4.0000 लिख दूं तो कोई गड़बड़ है? क्या मैं 4.001 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। लेकिन 4.0000 चाहे जितने बार बढ़ा दूं मेरी एक्यूरेसी उस लेवल की है, क्योंकि यार 4 सीट है तो 4 सीट है, उसमें ना थोड़ा बहुत इधर ना थोड़ा बहुत इधर। तो क्या मैं अपने आंसर को 4.0 लिख दूं? कोई दिक्कत? 4.00 लिख दूं? कोई दिक्कत? 10,000 वाले जीरो लिख दूं? कोई दिक्कत? इसका मतलब मेरे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इनफाइनाइट। जो चीज सटीक है, जो चीज सच में मेजरमेंट मतलब जिसमें मेजर करने जैसी या कोई ऐसी बात ही नहीं जिसको मेजर करने की जरूरत हो, दैट इज काउंटिंग। जब हम किसी चीज की संख्या गिनते हैं और उसको गिनने में गलती कर दें तो फिर उसको बेवकूफी कहा जाएगा, वो मेजरमेंट नहीं है यार। क्या उसको हम गलत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो नंबर काउंटिंग में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि वो किसी भी लेवल पे ट्रू होता है। उसको तुम चाहे 4 लिख दो चाहे 4.00 लिख दो, वो हर लेवल पे ट्रू होता है, उसमें कोई गलती की संभावना नहीं होती है। ये रूल उसमें नहीं लिखा है, ऐड कर लें।
मेरे ख्याल से जो भाव हमने पैदा किया था उसी का ये सब रूल बनाए गए हैं। रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से वो जो शुरू का मैं डिस्कशन करता हूं वो होता है, वही तुम्हें याद रखने में मदद करेगा, है ना। रूल नोट कर लें, फिर 2-4 मैं एग्जांपल पूछूं, देखें कितने लोग बता पा रहे हैं। जस्ट अ मिनट, रूल क्यों नोट करना है? हेडिंग डालो और लिख दो गिवन ऑन द शीट। इसमें दिया है ना भाई, बचाओ टाइम। हेडिंग डाल दो ताकि पता रहे कि देखना कहाँ है। उसमें लिख दो गिवन ऑन द शीट, बस। अब यार स्पेस क्या छोड़ना, फिर तुम करोगे, तुम्हें लगता घर जाके उसको करोगे क्या? यानी कितने स्पेस है, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख रहे हो यार, तुम अपना ही नहीं पहचान पाओगे। गिवन ऑन द शीट। कुछ लोग नोट्स अपने ना छोटे भाई बहन के लिए बनाते हैं। कुछ लोगों को मानना होता है सर जैसे अभी हमने पढ़ लिया तो फिर मेरा छोटा भाई मेरे नोट से पढ़ेगा। तो मैं ये क्लियर कर दूं यार, ज्यादा साफ और ज्यादा मतलब ये सोच के मत बनाए कि अगली जनरेशन तुम्हारे नोट से पढ़ेगी, क्योंकि नोट सबके ना पर्सनल होते हैं। नोट्स का पता है मकसद क्या है, कि जो हमारी वीकनेस है उसको हम हाईलाइट करें। नहीं, कई बार लोग किताब रंगते हैं, है ना, तो क्या तुमने किताब पढ़ी, तुमने रंगी, किसी और ने पढ़ी, उसने रंगी, क्या दोनों का रंग एक जैसा होगा? पता है हम किन चीजों को हाईलाइट करते हैं? जो हमारी वीकनेस होती है, जो तुम्हें ऑब्वियस लगता है उसको तुम कभी हाईलाइट नहीं करते। तो सबकी वीकनेस क्या एक जैसी होगी? नहीं। तो इसका मतलब नोट्स भी पर्सनल होते हैं, पास में रह, है ना। तो अपने भाई के लिए नोट्स बनाने की कोशिश ना करें, अपने तक सीमित रखें। तुम्हारा भाई नए नोट्स बनाएगा, वो नहीं पढ़ेगा तुम्हारे नोट्स से। और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो थोड़ा बहुत चांस बनता है कि लोग उसको कम से कम रख लें सेटिस्फैक्शन के लिए, पढ़ेगा तब भी नहीं। हाँ, अच्छा, तुम लोग अभी से बिजनेस प्लानिंग शुरू कर दिया। ये यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये भी हो सकता। हाँ, कुछ लोग बेचते भी हैं, मैंने सुना है। गुड, चलो बताएं जरा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जल्दी बताएं। 5 बताएं। अब कितने हैं? अब कितने हैं? हाँ, अब 1 है। ये समझ में आया यार भाई, डेसिमल के बाद अगर हमने 0 लिखा है इसका मतलब हम इस लेवल तक का मेजरमेंट करते होंगे, वरना हम ये डेसिमल लगा के क्यों लिखते? बात क्लियर है? रोबोट 2.0 क्यों आया? ओ नहीं, वो 0 है यार, 2.0 है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो रोबोट 2 लिखते सीधे, मतलब वो क्लियर कर रहे हैं भैया ये 2.0 है, 2.1 जैसी कोई चीज या 1.9 जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। पता चले वो एपिसोड में आ रहा है, एपिसोड होता तो फिर लिखते कि 1.1, 1.2, 10 एपिसोड में बनाते 1 पॉइंट, है ना। तो 2.0 का मतलब 1 आया था, अब सीधे 2 आया है, बीच में कुछ नहीं, एकदम क्लियर कर रहा है। ये है यार। हाँ, नहीं वो साइंटिफिक था ना यार। देखो यार, रोबोट एक साइंटिफिक मूवी थी और वो इस तरह की गलती नहीं कर सकते थे। अभी दबंग टाइप के लोग बनाएंगे तो वो तो यार सड़क छाप मूवी है, तो वो लिख सकता है दबंग 2, चलता है यार, दबंग 2 चलेगा, कोई मिल गया 2, क्रिश 2, ये चलेगा यार, क्योंकि उसमें कोई साइंस थोड़ी है यार। क्रिश में साइंस थी वैसे, तो 2.0 लिख रहा था कि नहीं? नहीं लिख रहा था तो बेकार है यार। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा तुम्हें पता है भगवान और सुपरमैन में क्या अंतर है? नहीं, हाँ नहीं, मतलब हम लोग भगवान और सुपरमैन में क्या अंतर नहीं पता है यार। सुपरमैन एक मैन है जो फिजिक्स के नियम को तोड़ नहीं सकता है भाई। अगर मैन है तो वो फिजिक्स के नियम थोड़ी तोड़ेगा। अगर स्पाइडरमैन है तो स्विंग करेगा तो ऑसिलेशन के नियम के हिसाब से करेगा, है ना।
और अगर ऊपर उछल रहा है, हो सकता है इनर पावर बहुत डेवलप हो गई, ये हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो नीचे धक्का देगा तो उसको एक्शन करेगा तो रिएक्शन आएगा, थर्ड लॉ लगेगा वहां पे। हथौड़ा मारेगा अगर थॉर तो उसके रिएक्शंस होंगे, मतलब ये कहने का। तो वो फिजिक्स के नियम को तोड़ते नहीं, बस ये मानना पड़ता है कि उनके अंदर कोई शक्ति आ गई है ना। तो वो डायरेक्टर अच्छा डायरेक्टर होता है जो इस एजम्पशन के बाद सब कुछ सही दिखाता है, उसके बाद फिजिक्स के नियम ना तोड़े। और वो डायरेक्टर जो फिजिक्स के नियम भूल जाता है तो फिर वो सुपरमैन नहीं होता, फिर वो सुपरमैन के बजाय गॉड दिखाने लगता है ना, कि मतलब वो गॉड लेवल पे बात हो गई। भाई अगर कोई उछल के गिर रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन से गिरेगा, इसमें अगर कोई कह रहा सीधा चलेगा तो फिर वो नियम टूट गया है, फिर मुझे वो पसंद आना बंद हो जाती। मतलब फिजिक्स वाले, बीइंग अ फिजिक्स टीचर, हमको ये भी देखना पड़ता है कि फिजिक्स के नियम तो नहीं टूट रहे हैं। तो ये थोड़ा सा, जब तुम लोग साइंस में एक्सपर्ट हो जाओगे तो तुम्हारी दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा बदलेगा, तुम्हें अंतर समझ में आएगा यार कौन साइंस के नियम के दायरे में है और कौन साइंस के नियम के। हॉलीवुड वाले कोशिश करते हैं साइंस का नियम ना टूटे, बस एक शक्ति कोई आ गई है वो एज्यूम कर लो कि भाई आ गई है, हालांकि वो भी नहीं आ सकती। हाँ भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे यार ये, हाँ कितने हैं अभी तक ना समझ में आया। ये 1 से छोटा नंबर है, इसको हम 23 इंटू 10 की पावर -5 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें कितने हैं, 2 है। ये यार देखो एक डेसिमल है, ये देखो लास्ट नॉन जीरो से पहले वाले जीरो हैं ये, है ना, ये इनसिग्निफिकेंट है, 2 3 लिख दिया ना, इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, अब तुम कहोगे सर ये भी तो है, तो डेसिमल के बाद तो ये भी थे, उसके बाद कोई नंबर आया नहीं है, कोई नंबर आया ही नहीं है। इसका मतलब इस लेवल तक का मेजरमेंट वो करता होगा। ये इशारा है मात्र कि मैंने डेसिमल लगा के जीरो लिखने की अगर जहमत उठाई है, इसका मतलब ये इशारा है कि मैं इस लेवल तक का मेजरमेंट करता हूं। और जब इशारा मिल जाए तो सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, यहां नहीं है। बात समझ में आ गई है? ये किस रूल के हिसाब से था ये? हाँ, फिफ्थ रूल के, सिक्स्थ रूल के हिसाब से, कहते सिक्स्थ रूल के हिसाब से सारे डिजिट सिग्निफिकेंट क्यों हो गए? क्योंकि इसमें इशारा है कि इस लेवल तक का मेजरमेंट किया गया है। ये जो है थर्ड रूल, फोर्थ रूल के हिसाब से कि ये 1 से छोटा नंबर है तो डेसिमल के बाद वाले जीरो मैटर नहीं करेंगे। क्या क्लियर है? ठीक। भूल जाए तो रूल कवर कर लें, रूल से याद रहेगा, ठीक है। भाव रहेगा तो रूल रिकवर होंगे, रूल रहेंगे तो भाव रिकवर हो जाएगा। एक दूसरे पे टिकाना है, हटा दे। रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ, तो मैं पहले बता देता हूं, रूल बाद में पढ़ेंगे। हाँ, (0.000230) बताए जरा, 3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार ये जीरो अगर कोई लिख रहा है तो इसका मतलब इस लेवल तक का मेजरमेंट हो रहा होगा तभी लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यार फिर से यार भाव पैदा करते हैं, उसके बाद हम लोग रूल देखेंगे। 1.67 और मुझे यहां तक राउंड ऑफ करना है, यहां तक राउंड ऑफ करना है, मतलब किसी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि बस हमें 2 डिजिट तक का आंसर चाहिए, अगला डिजिट नहीं चाहिए, तो तुम इसको क्या लिखोगे? 1.7। क्यों? क्योंकि इसका जो अगला नंबर है, फॉलोइंग नंबर है, वो 5 से बड़ा है, तो उसके पीछे वाले की वैल्यू को एडिशन दे रहा है, वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1.64 लिख रहा हूं तब 1.6 रहेगा, क्योंकि ये 4 आया है जो 5 से छोटा है अगला नंबर, और हमें इसी को ड्रॉप करना है, इसको हटा देना है, और जिसको हटाना है उसकी औकात ज्यादा नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। औकात कब बढ़ेगी? जब 5 से ऊपर होगा। बात क्लियर है? तो अब मैं कहता हूं ठीक है, अगला है 5.1, यहां तक लिखना है हमें। तो बता इसकी औकात 5 है, 5 से छोटी है या बड़ी है? यार 5 है
मगर अगले नंबर ने उसकी औकात को हल्का सा बढ़ा दिया है। भाई 5 के आगे 1 लग गया तो ये 1 इस 5 की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा रहा है, 51 हो गया ना, 50 थोड़ी है। तो इसको हम 5 नहीं बोलेंगे, 5 से ज्यादा सोचेंगे। और ज्यादा के लिए रूल क्या है? हाँ 1.7। ये बात समझे यार। 5 आने से हमें एक बार और चेक करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू में एडिशन हो रहा है कि नहीं। यानी 1.653 लिखा हो, 57 लिखा हो, क्या लिखोगे? है ना, 1.657 लिखा हो, क्या लिखोगे? यहां तक हमें राउंड अप करना है 1.7। क्यों? 5 है लेकिन उसकी वैल्यू 5 से, हाँ अगला क्वेश्चन यही आने वाला था, मुझे पता है। अगला रूल यही है। पहले हमने अभी तक 2 रूल कवर कर लिए हैं इतनी देर में, ठीक है। अगर 1.650 है या 1. चलो यहां पे कुछ लिखा है 350 है और मुझे यहां तक राउंड ऑफ करना है, यहां तक, तो क्या करें? तो इसके लिए रूल बड़ा विवादास्पद है, बट तुम्हें लॉजिकली मैं बताऊं कि ये थोड़ा सा, जैसे तुम्हें एक नंबर है 1.6 और एक 1.7 है, मैं बस ऐसी जनमत लेना चाह रहा हूं। कितने लोगों को 1.6 अच्छा लग रहा है, कितनों 1.7 अच्छा लग रहा है? चलो 1.7 वाले हाथ उठाएं, 1.6 वाले हाथ उठाएं। ये तो बराबर का मामला आ गया। एक तो तुमने बोल दिया ना तो बायस्ड हो गया मामला। मैं बताऊं यार, कभी भी 2 नंबर तुम देखो 1.6 1.7, तो जो एंड में ऑड पे शुरू होता है वो हमें पसंद नहीं आता है। कारण है कि वो डिविजिबल नहीं होता है। ये थोड़ा सा मैथ करते करते हमारे मन की साइकोलॉजी बन गई है। तो 1.6 और 1.7 में आम आदमी को 1.6 पसंद आना चाहिए, क्योंकि कम से कम वो 2 से 4 से डिवाइड तो होता है यार। अब 7 यार तुम उसमें ये क्या घुसा दी सर, 7 8 6 हमारा फेवरेट होता है तो 7, ये थोड़ी चलेगा यार। अच्छा, अब धोनी के फैंस होंगे यहाँ पे, ये मैंने 7 गलत ले लिया, 5 ले लेता। तो वो सब मत मिलाओ यार। मैं नंबर पे, चलो 1.5 लिखा हो, 1.9 लिखा हो और 1.6 लिखा हो, किसको पसंद करोगे? बस वही मैं जानना चाह रहा हूं। अब इसमें बायस्ड मत हो। तो बता यार, इसमें इसका आंसर 1.6, यानी क्योंकि ये इवन है तो इवन छोड़ना है। अच्छा बताओ, इसमें हमारे पास चॉइस है कि हम एक बढ़ाएंगे तो 4 बन जाएगा और हटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो 1.3 आएगा। तो तुम्हें 1.3 पसंद आएगा या 1.4? बस, तो जो अच्छा लगता है वो लिखना है, जो ऑड लगता है वो नहीं लिखना है। ऑड थोड़ा ऑड लगता है सर, एग्जाम में भी अच्छा लगता है वो कराए केवल इसके लिए नियम है यार, ऑड हमें थोड़ा सा ऑड लगता है। अच्छा, ऑड का नाम ऑड क्यों रखा गया है? या तो उससे ये कॉपी किया यार, हमें थोड़ा ऑड लग रहा है, नहीं कहते ऑड लग रहा है, तो इसका मतलब ऑड पसंद नहीं होता लोगों को। ये कहां से आया वर्ड? इवन ऑड वहीं से, मैथ से आया है। मैथ भी लैंग्वेज को बनाती है। तो इसका आंसर 1.4 होगा, यानी यहां हमने एक बढ़ा के अपना काम मकसद पूरा किया है और यहां कुछ किए बिना मकसद पूरा किया है। क्यों? क्योंकि ऑड हमें थोड़ा सा ऑड लगता है। रूल समझ में आ गया है? ये रूल केवल कब काम करेगा? जब कंफ्यूजन है। जहां क्लैरिटी है वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां कंफ्यूजन है कि क्या करें, तो वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे। तो यार, ये इन सारी भावनाओं को रूल में पिरोया गया है ना। भावनाएं ज्यादा मैटर करती हैं, रूल तो समझ में आ ही जाएंगे। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, 7 नंबर को हटा देना है, ड्रॉप्ड मतलब हटा देना है, इज मोर देन 5, जिसको हमें टपकाना है वो 5 से बड़ा है, उसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, तो प्रीसीडिंग डिजिट मतलब ये वाला डिजिट 1 से बढ़ जाएगा। और अगर 5 से छोटा है तो अनचेंज रहेगा। तो देखा, एक बढ़ गया, 5 से छोटा है तो वही रहा। क्या रूल नंबर 1 समझ में आ गया? 1 हमने पहले ही कर लिया है। रूल लिखा हुआ है, हेडिंग डालना चाहो तो डाल दो, रूल लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता है भाव के बाद ये कोई मैटर करता है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई अ डिजिट, 5 फॉलोड बाई अ डिजिट दैट इज नॉट 0, यानी 5 के आगे अगला नंबर उसका वैल्यू एडिशन कर रहा है, वो 0 के अलावा कुछ है। 1.651 क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है?
5 7 वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो इसका मतलब फिर वो 5 से बड़ा हो गया। तो रूल क्या है, 5 से बड़े के लिए 1 बढ़ा देते हैं, यहां 7 हो जाएगा। क्या सेकेंड रूल समझ में आ गया है? और थर्ड रूल क्या है कि जिसको हमें ड्रॉप करना उसका आगे वाला नंबर अगर 0 है तो इवन ऑड देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0, है ना, अब 0 ही हो गया, तो then the preceding digit is left unchanged if it is even and raised by 1, if it is odd make it even by raising 1, नहीं तो कोई घटा के भी इवन कर सकता है। क्या बात समझ में आ गई यार? 3250 है तो क्या करोगे यार, यहां तक राउंड ऑफ करना है, क्या करोगे 3.2 लिखोगे। बात समझ में आ रही? 12.650 है, बताओ यहां तक राउंड अप करना है, क्या लिखोगे 12.6 लिखोगे। 12.550 होता तो क्या करते, तब भी 12.6 लिखते। बात समझ में आ गई? तीनों रूल क्लियर है, रूल इसमें लिखे हुए हैं, एग्जांपल लिखे हुए हैं, बस ये मेन बात समझ ले। कोई दिक्कत है? हो गया यार, इतने एग्जांपल काफी है। हेडिंग डाल दें राउंडिंग ऑफ और उसमें ये लिख दें कि भाई लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, इसमें गिवन है, सेम एग्जांपल है ये वाले, ठीक। बात डन हो गई, आगे बढ़े। अभी यार राउंडिंग ऑफ खत्म नहीं हुआ है, राउंडिंग ऑफ की बातें हम और करेंगे। अगर हमें कुछ नंबर्स का सम करना पड़ जाए, जैसे 1.6, 1.57, 1.213 ऐसे, ठीक है, तो बता यार कौन ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके लाया गया है? हाँ थर्ड वाला, ये उससे कम और ये उससे कम। यानी यार ये रिजल्ट सोचो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लोगों ने छोटी छोटी चीजें मेजर करी और उनको मिला के एक बड़ी लेंथ बनाना है। ऐसे एग्जांपल भी सोचो, हो सकता है ये लेंथ की जगह मास हो सकता है कुछ टाइम हो, कुछ भी हो सकता है, बट रूल सबके लिए एक जैसे हैं। यार एक चीज डेसिमल के बाद एक डिजिट तक एक्यूरेट है, हम इन 2 डिजिट 3 डिजिट के लिए श्योर ही नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है 8 हो तो बहुत फर्क आ जाएगा, नहीं। यहां हम 2 डिजिट के लिए श्योर हैं, अगले के लिए हम श्योर नहीं है, या हम 3 के लिए श्योर हैं। तो रूल कहता है कि भाई तुम सबसे खराब इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए हो, है ना, रिजल्ट उसके हिसाब से लिखो। क्यों? क्योंकि यार इसमें जब तुम श्योर नहीं हो तो इसको इतना एक्यूरेट लिखने से भी क्या फायदा, पता चले यहां तुम्हारा 8 था और तुम उसको 1.6 लिख के चले आए हो, तो फिर इन 13 का क्या वैल्यू है? जब तुम गलती करके आए हो तो फिर यार वहीं तक आंसर लिखो जो सबसे वीक कड़ी है। इस मेजरमेंट की सबसे वीक कड़ी कौन है? पहला वाला। तो तुम्हें डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक का आंसर लिखना है ना, उतने डिजिट का, कितने, एक डिजिट का आंसर लिखना है। यानी ऐसे तुम ऐड करो जरा, कितना आएगा, ये क्या था, ये पूरा सॉल्व करके कितना रहा, 4 पॉइंट, पूरा बताएं, 3 7 1 8 6 5 11 13, ये आ रहा है यार। तो हमें कितने डिजिट डेसिमल के बाद केवल यहां तक आंसर लिखना है। अब यहां तक ऐसे नहीं लिखना है कि तुमने आगे की चीजें ही हटा दी, ऐसे नहीं करना है। रूल क्या है कि पहले तुम ऐड पूरा करो, अब तुम्हें आंसर यहां तक लिखना है, ये रूल है। तो अब रूल यानी इनको ड्रॉप करना है। अब ड्रॉप ऐसे नहीं करना है, रूल के हिसाब से ड्रॉप करना है। अब बताओ अगर इनको हटाओगे तो तुम्हें क्या मन कर रहा है, 3 की वैल्यू बढ़ाना चाहिए या वही रखना चाहिए? यार 3 फॉलोड बाय 8 है, तो हमें इसको क्या लिखना चाहिए, 4.4 राउंडिंग ऑफ के रूल के हिसाब से। तो अब यहां 2 रूल शामिल हो गए, जोड़ने के बाद राउंडिंग ऑफ लगेगा, लेकिन किस डिजिट तक आंसर लिखना है ये रूल सम का है, लिखा हुआ है, ये भी रूल लिखा हुआ है, रूल ऑफ सम। क्या है? रूल ऑफ एडिशन। एडिशन का भी यही रूल है, अगर इसमें कहीं माइनस भी लगा होता तो भी यही रूल है कि जो सबसे घटिया मेजरमेंट है आंसर उसी के हिसाब से लिखो। घटिया मेजरमेंट से मतलब जिसका प्रिसीजन कम है। बात समझ में आ गई? इसमें एग्जांपल दिया गया है 2.11
2.1, 1.78, 2.046 एंड दिस, इनको ऐड किया गया है। क्या किया गया है? ऐड करने पे आया 5.926। तो आंसर कितना लिखा गया है? देखो जरा, 5.926 आया है तो आंसर केवल 5.9 लिखा गया है। क्यों? सबसे डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर 2.1 थे कि नहीं? यानी एक था, उसी हिसाब से। बात समझ में आ गई है? जो एग्जांपल दिया है मैं यहां लिख देता हूं, 2.1, 1.78, 2.046। सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 5.926 ये आ रहा है। तो हमें बताओ आंसर कहां तक देना है? बस इसके हिसाब से देना है। बढ़ाया क्यों नहीं? क्योंकि 9 के बाद जो वैल्यू थी वो 5 से छोटी है, तो राउंडिंग ऑफ का रूल ही है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? क्लियर है? ऐसा भी हुआ है जब ये चीजें, अगर ये 5.53 आएगा तो यहां तक लिखना है, यहां तक लिखना है। ये तो यहीं तक तय हो गया, यहां तक लिखना है हमको। अब 5 ऑड इवन क्यों लगेगा? 5 की वैल्यू 5 है या 5 से ज्यादा है? 5 से ज्यादा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको हम क्या लिख देंगे? 6.0 लिख देंगे। 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट तो लिखना ही है। 0 यहां सिग्निफिकेंस बढ़ा रहा है। अब अगर कोई पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0 लिखना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर कहीं 6 लिखा है और 6.0 लिखा है तो तुम्हें 6.0 लिखना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें भी लोग गलती करते हैं, क्योंकि रूल से सब चलता है। ऐसे थोड़ी कि सर सम तो 6 भी सही है, 6.0 भी सही, ये क्या बात हुई? तो जो बात साइंटिस्ट ने तय कर दी हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, है ना। यहां व्यवहारिकता नहीं चलेगी कि सर 6 भी सही है, 6.0 क्या अंतर है बताओ। कोर्ट पे पहुंच जाओ तुम, तो कोर्ट वाले तो कुछ नहीं समझते हैं। कोर्ट वालों का तो भरोसा ही उठ गया है इस घटना के बाद। कोर्ट वाले जो है रिसर्च से पता किए कि दो में से कौन सा आंसर सही है। जो आंसर रिसर्च लेवल पे है वो सही माना गया। तो अगर रिसर्च लेवल पे बात चलो तो पता है तुम्हें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम पढ़ते हैं वो आइंस्टीन ने अपनी स्पेस की थ्योरी से खत्म कर दिया है। ग्रेविटेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, वो कहता है कि स्पेस श्रिंक हो जाता है। तो अभी कोर्ट में कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम स्पेस वाले हिसाब से सही मानेंगे या जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके हिसाब से सही मानेंगे? यार क्या तर्क क्या कहता है भैया, जो इस लेवल पे हम बातें कर रहे हैं उसी लेवल पे सही मानेंगे। अब ये थोड़ी कि आज रिसर्च की आज के हिसाब से आईआईटी दिल्ली को बताओगे कि बताओ क्या सही है, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है। तो हो सकता है एब्सोल्यूट ट्रुथ अभी और सामने आना बाकी हो, तो फिर नेवर एंडिंग केस हो गया। तो मुझे इससे समझ में आता है कोर्ट में यार सब ऐसी तर्कहीन लोग बैठे हुए हैं या फिर सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। हालांकि मैं एंटी मोदी नहीं हूं, बट ये तो चीज गलत ही है, ये तो गलत ही है जो हुआ है। क्या लगता है? मतलब सबको समझ आ रहा है, हर टीचर को पता है कि इस बार मेरिट 625 जाना चाहिए थी और 645-50 पहुंचा रहे हो, तो इसका मतलब गलत ही है। मतलब ये लॉजिक से परे है। ये जैसे कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उनके 20-25 लाख वोटर तो कम हो ही रहे हैं इस बार फिर से। मेरा कम होना भी पक्का नहीं। हाँ तब तक देखो। हाँ कुछ लोग कम हो गए, जैसे भी नीचे एक बायो वाले सर थे तो बहुत गरियाते मोदी को। पहले नहीं करते, पहले वो जाते थे संघ जाते थे, अभी सब खत्म हो गया। मुझे लगता है मनीष सर धीरे धीरे उसी लिस्ट में आ रहे हैं। हाँ भाई ये क्लियर हो गया यार, आगे बढ़े। मनीष सर को तो बच्चों पे विश्वास उठ गया। केवल सरकार से नहीं, बच्चों से भी विश्वास उठ गया। कह रहा अब किसका भरोसा करें। वो मामला पता है ना, वो एक लड़की के नंबर आए थे, आयुषी पटेल। हाँ तो सर उसकी अब चर्चा नहीं करते होंगे, चलो मैं क्यों करूं, उनके घाव गहरे हो जाएंगे। कोई इतना यार, लेकिन वो लड़की
लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करेगी। वायरस में म्यूटेट कर रहा है तो वही उसी से वो एक्सप्लेन करते थे कोरोना। तो मनीष सर उसके साथ कोर्ट गए, उसकी बातें सुनी, हर बात को सबके सामने रखा, मीटिंग में रखा, है ना भाई, हम तो फेथ करेंगे ही। उसके नंबर अच्छे आ रहे थे, मेरे यहाँ नहीं थी, मतलब सर बताया करते थे कि उसके थ्रू आउट नंबर 680 85 आई मीन 180 के आसपास ही रहते थे, 165 170 ऐसे नंबर उसके केमिस्ट्री में आते थे। तो इसका मतलब एग्जाम वाले दिन हो सकता है किसी के साथ एक दिन उसका अच्छा ना जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब क्या है कि हाँ ये भी हो सकता है केमिस्ट्री अच्छी बनी रही, फिजिक्स गड़बड़ हो गया, बायो, जैसे क्या होता है कि पूरा बैलेंस बना के चलना चाहिए। जैसे हम लोग क्या मान के चलते हैं यार, ये सब्जेक्ट इस साल हमारे अच्छे हो चुके हैं, तो अब ये वाला पढ़ लेते हैं तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी पढ़ाई करना पड़ती है। कोई ये ना मान के चले कि हमारा बायो में 350 आ गया है तो अगले साल फिर से 350 आ जाएगा। 350 तभी आएगा जब तुम उसमें फिर से कमिटमेंट शो करते रहोगे। पढ़ाई तुम्हें तो उसके लिए भी करना पड़ेगी। ये नहीं कि ये 350 आ गया, अब फिजिक्स अकेले की मेहनत करना, इसमें 160 हो जाएगा, सिलेक्शन पक्का। ये बिल्कुल ना करें। तो शायद ऐसे ही कुछ हुआ उस दिन, उसका अच्छा नहीं गया या फिजिक्स बहुत गड़बड़ हो गया, सब मिला के टोटल कम हो गया। तो अब उसने जनता में रेपो तो बनाई रखी थी। बच्चे क्या होते हैं कि दुनिया को पता है कि हम अच्छे बच्चे हैं, तो उस रेपो के हिसाब से उसने एंड तक लड़ाई करी। चलो यार, वो बेचारी पहले से परेशान है, उसने घर वालों को भी नहीं बख्शा, मामा जी को नहीं बख्शा, उसके कोर्ट में लॉयर थे, वो क्या अपने लॉयर कम्युनिटी में कैसे फेस करते होंगे, बड़ी दिक्कत की बात होगी। वहां चलता है मेरे ख्याल से, तो रोज ही ऐसा होता है, फेक केसेस होता है। प्रोडक्ट एंड डिवीजन, डिफरेंस का हो गया, सम और डिफरेंस के रूल एक जैसे हैं। अब किसका रूल है? प्रोडक्ट एंड डिवीजन। तो जैसे यार मैंने 1.2 इंटू 1.41 इंटू 1.213 ऐसी कोई तीन चीजों का मल्टीप्लिकेशन किया है, नहीं? तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे नंबर आने की संभावना है। हाँ करो करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, बता दो सही बात, क्यों मेहनत करूंगा। 2.052396 देखो कितना बड़ा नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ गया यार, नहीं 3 3 6 इतना ज्यादा नंबर आ गया। तो हमें कितने डिजिट तक का आंसर लिखना चाहिए, इसके लिए रूल बनाए गए हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट के साथ डिवीजन भी होता तो रूल सेम ही है। रूल क्या बनाया गया है? जितने सबसे छोटे वाले कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला है मल्टीपल, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर, जस्ट अ मिनट, कंफ्यूज कर दिया, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, ओके ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 2, ओके। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? पहले वाले में है। तो हम ये आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें डेसिमल से मतलब नहीं है, हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर देना है। तो बता रहे यानी यहां तक हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तभी तो 2 सिग्निफिकेंट बनेंगे। ओके 2.1, बात क्लियर है? यानी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन वन ऑफ मल्टीप्लिकेंट, जिस भी मल्टीप्लिकेंट या हो सकता है डिवीजन वाला पोर्शन हो जिसमें सबसे कम नंबर होंगे, उसके हिसाब से। जैसे देखो यार, इसमें एक एग्जांपल दिया है 3.8 इंटू 0.125, इनका प्रोडक्ट किया गया है, आंसर क्या आया है? 0.475 ये आया है। तो आंसर हमें किसके हिसाब से लिखना है? इसमें 3 है, इसमें कितने हैं? 2, तो किसके हिसाब से लिखना है? 2 के हिसाब से लिखना है, यानी यहां तक हमें लिखना है, ठीक है। अब यहां तक लिखने का मतलब कि ऐसे नहीं हटा देना है, रूल के हिसाब से हटाना है।
तो बता 7 के बाद 5 है और 5 के बाद कुछ नहीं है तो 0 है, कुछ नहीं है तो 5 की वैल्यू एग्जैक्ट 5 है। अब हमें कंफ्यूजन है कि यहां तक लिखना है 5 की वैल्यू एग्जैक्ट 5 है, तो 0.48 इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई? यार ये एग्जांपल मैं और बताना चाहूंगा जो इसमें दिया है। देखो यार 9500 को डिवाइड किया गया है कितने से? 10.23 से, और आंसर आया है 928.64125। ठीक है, मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। इसमें कितने हैं? 4। तो तुम्हें आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर का लिखना है? 2। यानी हमें यार यहां तक लिखना है। ये बड़ी कंफ्यूजन की बात आ गई यार, क्या लिखोगे? 93, यानी तुम्हारा 928 का बिल हो और तुम राउंड अप करके उसको 93 पकड़ाए हो, तो यार ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बढ़ाता है, लेकिन वैल्यू तो उसी के पास रखोगे, तो इसको 93 नहीं लिखोगे, कितने लिखोगे? 930। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 ही हैं। तो ये मत सोचो कि यार 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट नहीं, डिजिट कितने भी हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कंफ्यूजन इसलिए होता है कि सर 2 डिजिट लिखना है तो 293 होता है। अब 928 को कोई 93 लिख भी सकता है क्या? तो आखिरी वाला 0 बढ़ाते हैं, उससे सिग्निफिकेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात समझ में आ गई है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? तीनों एग्जांपल समझ में आ गए? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होंगे कि कुछ नंबर्स का एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे कुछ लेंथ हमने मेजर करी स्क्रू गेज से और उनका हमें 4 मेजरमेंट किए हमने, 1.2, 1.3, 1.7, 1. ऐसे मैंने मेजरमेंट किए हैं, 1.2, 1.1, 1.3, 1.4, ऐसे कुछ मेजरमेंट किए हैं, 4 मेजरमेंट किए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ट्रू वैल्यू किसको माना जाए? सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकाला जाता है। कितना? 1.2, 1.1 प्लस 1.3 प्लस 1.4 डिवाइड बाई कितना? 4। ये 5 आ रहा है। ओके, तो इसको 5.0 लिखो। क्यों? डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लिखना है। सम का रूल डिवाइड बाई 4। अब मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? यार ये 4 ऑब्जर्व्ड रिजल्ट हैं, 4 ऑब्जर्व्ड रिजल्ट हैं, मतलब 4 बार मेजरमेंट करके ये रिजल्ट निकाले गए हैं। तो सारे ऐड किए, 4 से डिवाइड किया गया। 4 यहां क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ये 5.0 मैंने क्यों लिखा है? सम का रूल क्या है? डेसिमल के बाद 1 डिजिट अलाउड है कि नहीं? आई मीन डेसिमल के बाद सब जगह 1 ही डिजिट तो था, तो 1 डिजिट तक लिखना पड़ेगा। ये नहीं लिखोगे तो सम का रूल फेल हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? इसमें इनफाइनाइट है। इसमें कितने हैं? इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन हुए हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, तो इसमें इनफाइनाइट है। तो आंसर 1, 2 का लिखोगे, 1 का लिखोगे या इनफाइनाइट का लिखोगे? 2 का लिखोगे, क्योंकि इसका 1 है ही नहीं पहली बात तो, और इनफाइनाइट और 2 में कौन छोटा है? 2। तो आंसर क्या लिखोगे? 2 डिजिट का। 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 25। तो यहां तक लिखोगे, आंसर होगा 1.2। ये भी यार एक चर्चा का विषय है जो पता होना चाहिए। जब हम एवरेज निकालते हैं तो नीचे वाले नंबर में इनफाइनाइट होते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई यार, रूल इसमें लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। जिस फैक्टर में सबसे कम होंगे उसके हिसाब से आंसर लिखना है। कोई दिक्कत है? जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं
और उसको हमें एक्सप्रेस करना होता है, किसी को बताना होता है हम मेजर करके ये लाए हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के तरीके बनाए गए हैं। पहली बात मैं बताने वाला हूं, अगर एक ऑब्जर्वेशन किया गया है और रिजल्ट लिखना है। दूसरी बात मैं बताऊंगा मल्टी ऑब्जर्वेशन, यानी मल्टी ऑब्जर्वेशन क्यों करना होता है, पता है कि नहीं? हाँ, रिजल्ट को एक्यूरेसी के करीब पहुंचाने के लिए हमें कई बार मेजरमेंट करना है होता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम कई बार करते हैं तो हमेशा इतने सारे डेटा वो सच्चाई के इर्द गिर्द होते हैं, इसलिए हम कई रिजल्ट करते हैं, फिर एवरेज निकालने पे हम सच्चाई पे पहुंच जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो जब भी हम कोई एक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें सच्चाई के चांसेस कम रहते हैं। नहीं, जैसे मैंने वर्नियर से कोई आंसर निकाला और वो आया है 1.2 mm, 1.2 mm, तो क्या 1.2 पूरी तरह से सही है? उसमें गलती की संभावना है। कोई पूछे यार एक रिजल्ट लेके आए हो, तो पहली बात तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो 1.2 को हम फॉर द टाइम बीइंग ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, लेकिन उसमें गलती की संभावना हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि हम 1.2 को सही तो मान रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में कुछ गलती की संभावना है, यह भी हमें लिखना पड़ेगा। अब गलती की संभावना का नियम क्या बनाया गया कि अगर एक ऑब्जर्वेशन से चीजें लाई गई हैं तो जो उस इंस्ट्रूमेंट का सबसे लीस्ट काउंट है उतनी गलती के लिए तुम श्योर मत रहो। बात समझ रहा है ना? की बात समझ रहा है? जैसे घड़ी में 12:17 हुआ है, 31 सेकेंड हुआ है, मैं अपनी घड़ी का बता रहा हूं यार, अब तो 31 सेकेंड बीत गया है। तो 12:17 31 सेकेंड 31.99 सेकेंड हो गया, तब भी 31 बताएगा कि नहीं? 32 कब बताएगा? जब पूरा 32, यानी 0.99, वो 1 के क्लोज ही हो गया। क्या 1 सेकेंड की गलती की संभावना मेरी घड़ी में हमेशा है, क्योंकि जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो बताएगा नहीं। तो मेरी घड़ी का लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड, तो इतनी गलती की संभावना हमेशा रहेगी, ऐसा माना जाता है। यानी हम आंसर अगर लिख रहे हैं 1.2 mm, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे 1.2 mm प्लस माइनस 0.1 mm। 0.1 mm यहां क्या है? लीस्ट काउंट, यानी ए। यार ये तो सबका तरीका है यार, हमें एक ट्रू वैल्यू लिखना होती है और प्लस माइनस करके क्या लिखना होती है? एरर। ये क्या है? ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और ये क्या है? एरर। तो यार ये सबको लिखने का एक तरीका है, एक वैल्यू देना है और साथ में ये व्यक्त करना है कि कितना हम डरे हुए हैं। एरर, एरर का मतलब इतनी हमें लग रहा है कि गलती की संभावना है। ये लिखने का तरीका है किसी भी मेजर रिजल्ट को। सिंगल ऑब्जर्वेशन में ये जो डेल्टा ए जिसको मैं लिख रहा हूं वो क्या होता है? ये होता है लीस्ट काउंट, दैट्स इट। यानी जो हमारा रिजल्ट है उसमें एक ट्रू वैल्यू होगी और साथ में क्या लिखना है? एक एरर व्यक्त करना है, और वो एरर क्या होगी? लीस्ट काउंट होगी, दैट्स इट। बात समझ में आ गई? हमारी घड़ी का अगर समय मैं बता रहा हूं कि 12:17 हुआ है, तो लिखोगे 12:31, 12:31, और नहीं मैंने क्या बोला? 17 मिनट और 31 सेकेंड। तो प्लस माइनस तुम क्या लिखोगे? 1 सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमारी इस घड़ी का लीस्ट काउंट, सबसे छोटा मेजरमेंट क्या होता है? 1 सेकेंड। तो उतने की गलती के लिए हम श्योर नहीं हो सकते। ये मैंने एक टाइम बताया है कि ऐसे लिखेंगे। क्या बात समझ में आ गई? चलो, तो यहां ये जो ए लिखा है, ए यहां क्या है? ट्रू वैल्यू। किसी रिजल्ट में ए क्या है? ट्रू वैल्यू। और डेल्टा ए क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर, या इसको हम एक और नाम देते हैं क्या? एब्सोल्यूट एरर। बात क्लियर है? क्लियर है?
अब एरर को एक्सप्रेस करने के लिए एक नाम आता है फ्रैक्शनल एरर। अभी मैं इस पे आऊंगा मल्टी ऑब्जर्वेशन में। एक नाम आता है फ्रैक्शनल एरर और एक आता है परसेंट एरर। परसेंट एरर, जैसे मैंने कोई मेजरमेंट किया 1.2 mm, 0.1 की गलती है, हो सकती है नहीं। एक मैंने मेजरमेंट किया 2.4 mm और उसमें भी 0.1 की गलती है, तो मैं कहूंगा एरर दोनों में बराबर है, लेकिन असर किस में ज्यादा होगा? छोटे मेजरमेंट में। छोटे मेजरमेंट में वही गलती है, बड़े मेजरमेंट में वही गलती है। यानी अगर मैं किसी को 5,000 रुपया देने वाला था, 2 रुपए उसके पास ज्यादा पहुंच गए, और मैं किसी को 5 रुपए देने वाला था, 2 रुपए ज्यादा पहुंच गए, है ना। एरर का वेटेज कहां ज्यादा है? 5 वाले में। तो इस वेटेज को व्यक्त करने के लिए हमने एक नाम बनाया है, क्या? फ्रैक्शनल एरर। और परसेंट एरर भी वही डिनोट करता है कि 1 में वेटेज कितना फ्रैक्शनल एरर, 100 में वेटेज कितना परसेंट एरर। उस वेटेज को 1 में बताना, 1 में बताना, है ना। अगर मैंने 500 रुपए में 10 रुपए किसी को दे दिए हैं, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 500 में 10, तो 1 में 500 रुपए में 10 रुपए ज्यादा दे दिया है गलती से, तो उसका 1 में वेटेज कितना है? 10/500। 100 में कितना वेटेज है? 10/100। 10/500 इंटू 100, वो कितना आएगा? 2 रुपए। ऐसे ही 500 में अगर 10 रुपए है, तो 100 में उसका वेटेज कितना होगा? 2 रुपए। क्या बात समझ पा रहे हो? तो डेल्टा A/A ये हो गया 1 में वेटेज। ये क्या हो गया? वेटेज, वेटेज इन 1। और ये क्या है? वेटेज इन 100। तो 100 में वेटेज क्या हो जाएगा? डेल्टा A/A इंटू 100। यहां A क्या है? ट्रू वैल्यू। डेल्टा A क्या है? एरर। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है यार। ये फ्रैक्शन और परसेंट, ये बातें बिल्कुल फील होना चाहिए इसका क्या मतलब है। अगर मैं कहता हूं कि 100 रुपए में, 200 रुपए में 20 रुपए का मेरा चला गया या आ गया 20 रुपए का, तो बताओ 1 में वेटेज कितना हुआ? तो क्या कहोगे? 200 में 20 रुपए, तो 1 में कितना? 20/200, मतलब कितना आएगा? 0.1। यानी 1 में वो कितना है? 0.1। समझ गए? 100 में कितना है? 20/200 इंटू 100, तो वो आएगा 10%। क्या समझ पा रहे हो? 200 में 20 रुपए, तो 100 में कितना? 10 रुपए। ऐसे हमें मैथ्स लगाना है। क्लियर है? ऐसा ही क्यों दिया गया, इसका भाव भी लाना है यार, कि हाँ ऐसा ठीक है यार, हमें आदत होती है एक में चीजों को, नहीं कहते रुपया में 12 आना के बराबर इनके गुण मैच कर गए, रिश्ते मैच कराने वाले। मतलब क्या वो 12 आना समझते हो तुम लोग? 16 आना गुण मैच कर गए। आना मतलब क्या होता है? 1 रुपए में 16 आना होते थे पहले, इसका मतलब पूरा पूरा मैच कर गया। 12 आना मतलब 75 पैसे के बराबर, 3/4, 3/4। मतलब ये भाषा है, तुमने शायद कभी अपने अगल बगल सुनी होगी, नहीं सुनी अभी तक। थोड़ा और बड़े लोगों के बीच में बैठोगे तब पता चले। मैंने 16 आना सही बात करी है, ये तो सुना होगा। क्या होता है 16 आना? मतलब 1 रुपए में 16 आना, मतलब वो क्या कह रहा है? 1 रुपए में 1 रुपए के बराबर, मतलब परसेंट में वो कितना हो गया? 100%। वही एक भाव व्यक्त करने का तरीका है यार। हम लोग 1 या 100 में चीजों को इजीली समझते हैं, बस ये है। नहीं क्लियर है? तो कोई भी रिजल्ट ऐसे लिखा जाता है जिसमें इसको ट्रू वैल्यू पढ़ते हैं और इसको क्या बोलते हैं? एरर, है ना। अगर 1 में वेटेज लाना हो तो डेल्टा A/A, 100 में लाना हो तो दैट्स इट। बात क्लियर? जैसे मैंने ये रिजल्ट लिखा था, ये रिजल्ट, इसका फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? बताओ यार, इसका फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? ये होगा 0.1/1.2। और परसेंट एरर क्या होगा?
तो होगा 0.1 अपॉन 1.2 इंटू 100, दैट्स इट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो अब बात आती है मल्टी ऑब्जर्वेशन से अगर हमने कोई काम किया है। ये तो सिंगल ऑब्जर्वेशन से था, सिंगल ऑब्जर्वेशन में एरर कितनी होती है, लीस्ट काउंट के बराबर। मल्टी ऑब्जर्वेशन में जैसे मैंने कहा A1 A2 A3 ऐसे ऐसे मैं n ऑब्जर्वेशन किया हूं। जितने ज्यादा करोगे उतना हम उम्मीद करते हैं कि हम सही रिजल्ट के करीब पहुंचे हैं। तो अब दो चीजें हमें सोचना है, ट्रू वैल्यू किसे लिखा जाए, ट्रू वैल्यू किसे लिखा जाए। तो क्या माना जाता है कि सारे रिजल्ट को ऐड करो, अगर वो n नंबर हैं तो n से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू ही ट्रू वैल्यू है। क्या बात समझ में आ गई है ना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था 1.1 1.2, इन सबको ऐड करो और जितने बार तुमने ऑब्जर्वेशन किया उतने से डिवाइड कर दो, वो क्या हो गया, ट्रू वैल्यू। बात क्लियर है। अब बात आती है यार इसका मतलब पहला रिजल्ट ट्रू नहीं था, हम कह नहीं सकते, इसको हमने ट्रू माना है। अब ये सबका एक्सेप्ट किया जाएगा, ये आंसर पक्के तौर पे सबसे छोटे रिजल्ट से बड़ा होगा और सबसे बड़े रिजल्ट से छोटा होगा, बीच में कहीं होगा, और बीच में कहीं सच्चाई छुपी है ऐसा माना जाता है। जैसे कोई कह दे 1.1 1.2 1.4 1.5 ऐसे 4 ऑब्जर्वेशन है, तो जो हम जब इनका एवरेज निकालेंगे तो वो क्या 1.1 के करीब आएगा, 1.5 के करीब आएगा, या बीच में कहीं होगा, बीच में कहीं होगा ऐसा माना जाता है, और वही उसका सच है। तो क्या पहला ऑब्जर्वेशन गलत था, हां गलत था। अरे भाई जब हमने सच्चाई बीच में कहीं मान ली है तो इसका मतलब पहला ऑब्जर्वेशन दूसरा सब गलत थे, सच्चाई ये है। अगर मैं कहता हूं एरर इन फर्स्ट, क्या होगा, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट, तो क्या लिखोगे, जो ट्रू वैल्यू आई है उसको पहले रिजल्ट से घटा दो। सेकेंड मेजरमेंट में क्या करोगे, जो ट्रू वैल्यू आई है उसमें A2 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या ऐसे करते करते हम ट्रू वैल्यू से सबको घटाएंगे, सबको घटाएंगे ट्रू वैल्यू से, तो क्या पहले रिजल्ट की गलती, दूसरे रिजल्ट की सबकी गलती सामने आ जाएंगी। क्या ये जो गलतियां आई हैं, इसको मैं ऐसे डेल्टा A1 डेल्टा A2 ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा AN, क्या ये सारी गलतियां पॉजिटिव आएंगी या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगी, दोनों होंगी। क्यों, मैंने अभी अभी बताया था A बार हैज वैल्यू मोर देन लीस्ट एंड लेस देन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या A बार सबसे छोटे रिजल्ट से बड़ा होगा और सबसे बड़े से छोटा होगा, इसका मतलब कुछ को घटाने पे पॉजिटिव आंसर आएंगे और कुछ को घटाने पे नेगेटिव आंसर आएंगे, ये पक्की बात है। क्या ये बात समझ रहे, यानी ये पता है क्या मैसेज देता है कि जिसको हम सच मानते हैं हर ऑब्जर्वेशन उस सच्चाई से थोड़ा सा ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा, इसलिए अंतर भी कभी कभी पॉजिटिव आएंगे, कभी कभी नेगेटिव आएंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं इन सारे एरर्स को कोई ऐड कर दे, इन सारे रिजल्ट्स को ऐड कर दे, सारे रिजल्ट को, ये मैं किसको ऐड कर रहा हूं, गलतियों को ऐड कर रहा हूं, तो इनमें से कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं, तो ये लगभग किसको टेंड करेगा, जीरो। ये एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर हम जीरो के क्लोज पहुंच रहे हैं इसका मतलब हमारा रिजल्ट सच्चाई के क्लोज पहुंच चुका है। क्यों, सच्चाई बीच में ही कहीं थी, नहीं कुछ पॉजिटिव आए कुछ नेगेटिव आए, सब मिला के क्या हो गया, जीरो। यानी इन जो एरर्स का सम आएगा, सम ऑफ एरर्स, वो हमेशा क्या होता है, सम ऑफ एरर्स इन डिफरेंट मेजरमेंट, इन डिफरेंट मेजरमेंट। हर मेजरमेंट में जो गलतियां हुई हैं वो कभी पॉजिटिव होंगी कभी नेगेटिव, अगर कोई उनका सम करेगा विल बी क्लोज टू जीरो, इसका मतलब है क्लोज टू जीरो, वो जीरो के बहुत करीब होगा।
बात समझ में आ रही? ये इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर हम सब मेजरमेंट में गलतियां निकालेंगे उसका रिजल्ट किसको करीब होगा, ट्रू वैल्यू के करीब होगा या एब्सोल्यूट एरर के करीब होगा या जीरो करीब होगा? तो आंसर क्या है? जीरो करीब होगा। अब बात आती है, हमें ट्रू वैल्यू मिल चुकी है, ये क्या है हमारी ट्रू वैल्यू। अब क्या निकालना बाकी है कि एरर किसे लिखें, यानी हमें इसको अभी पूरी तरह से सच नहीं मानना है। हम जब आंसर किसी को बताएंगे तो ये आंसर सच तो है, ट्रू वैल्यू है, बट इसमें हम आशंका व्यक्त करेंगे कि कितनी अभी गलती की संभावना है। तो आशंका कैसे निकालें? तो साइंटिस्ट का अपना मत था कि डिफरेंट वैल्यूज में आई हैं एरर्स, सम करने पे वो होता है जीरो। तो ये एरर जो इसमें जो एरर है वो इन्हीं एरर से मिलता जुलता होना चाहिए। तो क्या माने, उन्होंने कहा इन सारे एरर को पॉजिटिवली ऐड करके n से डिवाइड कर दो, यानी एरर का मीन निकाल लो। क्या निकालना है? उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। हम क्या करने वाले हैं, हम सारी गलतियों को मॉड के साथ जोड़ेंगे। मॉड लगाने का मतलब समझ रहे हो यार? इसका मतलब हम गलतियों को अब हम पॉजिटिव निगेटिव कहना बंद करते हैं और सारी गलतियों को बस गलती कहना शुरू करते हैं। जितने ऑब्जर्वेशन है सबकी गलतियों का मीन निकालते हैं। तो गलती का भी जैसे रिजल्ट का मीन निकाला था, जैसे रिजल्ट का मीन निकाला था वैसे हमने गलती का मीन निकाला है। ये रिजल्ट का मीन था, ये किसका मीन है? गलती का मीन है ना। और जब गलती का मीन निकाल रहे हैं तो हमने सब जगह क्या लगा रखा है? मॉड। ये क्या हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमारे दो आंसर आ चुके हैं, एक एवरेज वैल्यू और एक मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमारा रिजल्ट लिखने का तरीका है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, रिजल्ट हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। जब भी कोई बहुत सटीक बातें करेगा, कोई प्रोडक्ट बेचता है तो उसमें स्पेसिफिकेशन लिखेगा तो उसमें जरूर लिखेगा इतने ओम रजिस्टर बेचेगा, तो लिखेगा इतने ओम प्लस माइनस इतने ओम की गलती की संभावना है। तो वो कैसे निकालता होगा उसी का मेथड बताया गया है। क्या बात समझ में आ गई? ये सही तरीका है किसी रिजल्ट को लिखने का। वो तरीका है कि कोई जल्दी में है और एक ही ऑब्जर्वेशन करे तो बस एक रिजल्ट लिखे और बगल में लीस्ट काउंट के बराबर एरर लिख दे। तो अभी मैं कुछ वैल्यूज दे रहा हूं जो ऑब्जर्व किए गए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मेजर्ड 1.51, 1.52, 1.50, 1.53। ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसा किसी ने ऑब्जर्वेशन किया है, कोई तरीका होगा जिससे ये रिजल्ट लाए गए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहली चीज मुझे ट्रू वैल्यू लाना है, दूसरी चीज मीन एब्सोल्यूट एरर लाना है, फ्रैक्शनल एरर, परसेंट एरर। चलो यार, सबको स्टेप्स करना है, सोच समझ के अपने स्टेप्स खुद करना है, सारे फैसले खुद से लेना है, फिर हम लोग बात करेंगे। पता नहीं क्वेश्चन कहां से उठा लिया जाए, सारे एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमें सब आना चाहिए, अलग अलग सब आना चाहिए।
ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है या मल्टी ऑब्जर्वेशन है? मल्टी ऑब्जर्वेशन है। सिंगल ऑब्जर्वेशन में ज्यादा बात करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो मैं कर चुका हूं। मल्टी ऑब्जर्वेशन है। ट्रू वैल्यू कितने लोग आ गया है? मैं देखने आ रहा हूं के आसपास। क्या यही आंसर लिख के छोड़ दोगे या इसमें भी कुछ रूल लगेगा? क्या देखो, इसमें यह भी सोचना कितने डिजिट का आंसर लिखें। क्या आ गया? क्या हम इतने डिजिट का आंसर लिखेंगे ये लॉजिकल है? ज्यादातर लोग ट्रू वैल्यू निकाल रहे हैं। 1.51 प्लस 1.52 प्लस 1.50 प्लस 1.53 डिवाइड बाई 4 कितना आया? ये कितना है? 6.06। क्या यहां तक लिखना सही है? बिल्कुल सही है। सम का तो नियम ही यही है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने डिजिट का। सही है। फिर आंसर क्या आया? 1.0। अच्छा 5। क्या ये इतने डिजिट तक आंसर लिखना जस्टिफाइड है? भाई हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का रूल क्या है? कितने लोगों ने ये आंसर निकाल दिया है? कितने लोगों ने अपना फाइनल आंसर यही दिया है? इज इट द फाइनल आंसर? ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर फिर क्या होगा? 1.5। बताओ तो अगर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। इसमें कितने हैं? इनफाइनाइट। तो हमें आंसर अपना 3 सिग्निफिकेंट फिगर का देना है। इसमें 4 हैं, तो पहली बात तो ये सोचो एक डिजिट हमें ड्रॉप करना है। तो इसका मतलब यहां तक आंसर देना है। चलो यार, यहां तक आंसर देना, तो क्या 1.51 लिख दें? यार 51 थोड़ा ऑड लगेगा, क्या अच्छा लगेगा? दैट्स इट। क्योंकि 5 की औकात 5 ही है, आगे 0 ही माना जाएगा। यहां देखो यार, वो भी रूल लग गया है। सोचो कि यार यही क्वेश्चन हो, इतना सा डेटा और तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले, तो यहां दिक्कत हो जाएगी यार फैसला लेने में। सबके रूल बनाए गए, रूल के हिसाब से चलेगा। यानी ये आंसर है यार, ये आंसर नहीं है। तुम ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो तो आंसर निकलेगा नहीं। क्या जनता समझ गई यार? अगला क्वेश्चन, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर बताने के लिए पहले तो अलग अलग एरर सोचो। पहले तो अलग अलग एरर। तो यार इसके साथ 1.52 से 1.51 घटाओ तो कितना आ रहा है? फिर दूसरे वाले में कितना आ रहा है? 0। तीसरे वाले में कितना आ रहा है? -0 पॉइंट नहीं, प्लस आ रहा है ना, 0.2। चौथे वाले में कितना आ रहा है? -0.01। ये आ रहा है। ये डेल्टा A1 हो गया, ये डेल्टा A2 हो गया, ये डेल्टा A3 हो गया, ये डेल्टा A4 हो गया। अच्छा, इन सबका सम 0 है नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। आना चाहिए था, नहीं आया तो हम क्या करें? हो सकता है और ऑब्जर्वेशन करने के बाद ऐसा है। अब हमें क्या करना है? मीन एब्सोल्यूट एरर लाने का रूल क्या था? इन सबको का एवरेज निकालना है। तो क्या साइन रखना है या इग्नोर करना है? साइन नहीं रखना है। क्यों? नियम यही है कि सबका मॉड रखना होता है, और डिवाइड बाई क्या करना है? 4। ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। कोई मुझे बताए? 0.4
अच्छा बाई 4, तो ये 0.0। अच्छी बात ये है कि यार ये दो ही सिग्निफिकेंट फिगर का आ गया है भाई, इसमें दो थे, इसमें दो थे, सब में दो थे, तो रिजल्ट में भी दो थे, और डिवाइड करते समय हमें कम वाले में के हिसाब से लिखना है, तो इसमें दो है, इसमें इनफाइनाइट है, तो दो का ही आंसर लिखना है। कितना आ गया 0.01। कितनों ने मुझसे पहले ला दिया है, किसी को कोई दिक्कत है? और आगे बढ़े, फ्रैक्शनल एरर, परसेंट एरर। फ्रैक्शन, पहले तो बताओ इस आंसर को लिखेंगे कैसे? इस आंसर को लिखेंगे ट्रू वैल्यू दैट इज 1.52 प्लस माइनस 0.01, ये हमारा रिजल्ट है। चलो n लिख देते हैं इसका सिंबल, n मतलब रिफ्रैक्ट इंडेक्स, इसका नाम मैंने n लिख दिया है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स का आंसर। ये हमारी ट्रू वैल्यू है और ये हमारा क्या है? एरर है। तो फ्रैक्शनल एरर क्या, परसेंट एरर क्या? फ्रैक्शनल एरर होगा 0.01 अपॉन 1.52, परसेंट एरर होगा 0.01 1.52 इंटू क्या 100, दैट्स इट। क्लियर है सब? ये बात समझ में आ गई जो यहां समझाई गई है, ये उसी का एग्जाम्पल है। इतनी बात क्लियर है? तो अभी हमने ये समझ लिया कि यार ये लिखा कैसे जाता है। ये ऐसे लिखा जाता है किसी भी रिजल्ट को, a बराबर ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए। ट्रू वैल्यू सिंगल मेजरमेंट से आई है तो वही ट्रू है, मल्टी मेजरमेंट से आई है तो एवरेज। डेल्टा ए सिंगल मेजरमेंट से आया है तो लीस्ट काउंट, और मल्टी ऑब्जर्वेशन से आया है तो सारी एरर का मीन निकाल देना है। ये लिखने का तरीका है। जब भी कोई रिजल्ट मेजर किया जाता है तो ऐसे किया जाता है। अब बात आती है कि अगर हमें डिफरेंट मेजरमेंट से रिजल्ट लाए गए और किसी फॉर्मूले में डालना है, उस फॉर्मूले में या तो सम इन्वॉल्व हो सकता है, या तो डिवीजन, या तो डिफरेंस, या तो डिवीजन, या तो प्रोडक्ट, यही तो हो सकता है ना? सम डिफरेंस, जैसे यार दो लेंथ लाई गई, हमें उसके टोटल लेंथ का सम करना है। कहीं रिक्वायरमेंट है ऐसी कि एक वायर किसी ने मेजर किया, दूसरा वायर किसी ने मेजर किया, हमें टोटल वायर की लेंथ निकालना है, तो ऐड करना पड़ेगा। नहीं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन सब कवर हो गया, इतने ऑपरेशन हो सकते हैं। अगर रिजल्ट्स अलग अलग लाए हुए एररफुल हैं तो क्या सम में उसका असर जाएगा, प्रोडक्ट में भी उसका असर जाएगा, डिवीजन, यानी जो ऑपरेशन करेंगे उसके बाद जो आंसर आएगा वो भी तो एररफुल होगा। तो इंडिविजुअल एरर का सम करने के बाद क्या असर पड़ने वाला है, प्रोडक्ट करने के बाद क्या असर करने वाला है, डिफरेंस, इसके लिए भी तरीके हैं, वही तरीके हमें समझना है। ठीक है, अब हमें समझना है एरर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस के रूल सेम है, प्रोडक्ट डिवीजन के रूल सेम है। एरर प्रोपोगेशन जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब कि हमें दो एररफुल रिजल्ट का सम करना है या दो एररफुल रिजल्ट का डिफरेंस करना है। हम लोग यार ये जो करेंगे तो एक एग्जांपल मन में रखेंगे। जैसे मैं कह दूं एक रिजल्ट कुछ ए है, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, मैं मन में एग्जांपल बनाता हूं, ए बराबर 2 प्लस माइनस 0.04। ठीक है, एक रिजल्ट ये है। बी बराबर कुछ है 5 प्लस माइनस 0.05। ऐसे दो रिजल्ट हैं। इसका मतलब मेरा क्या है कि मैं 2 मेजर करके आया हूं, मगर वो 2 के लिए मैं ट्रू नहीं हूं, श्योर नहीं हूं, बल्कि मुझे ऐसे लिख देना चाहिए, ये 2.04 भी हो सकता है या 1.96 भी हो सकता है। भाई प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या है, गलती प्लस साइड भी हो सकती, गलती माइनस साइड
ये लिखने का यही मतलब है कि मैं इस रिजल्ट को ट्रू कह रहा हूं, बट इसमें इतना प्लस या इतना माइनस होने का चांस है। 5 भी श्योर नहीं है, 5.05 हो सकता है या 4.95 हो सकता है। ये लिखने का ऐसा मतलब है। अब कोई कह दे कि यार हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो ए और बी के सम से आएगी, सोच के देखो, सम से आएगी, तो मैं ऐसे लिखूंगा यार 2, चलो मैं अभी इन जनरल लिख रहा हूं, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए, बी मीन प्लस माइनस डेल्टा बी। एग्जाम्पल साथ में करते चलते हैं। कितना 2 प्लस माइनस 0.01 कितना है 0.04 और प्लस कितना है 5 प्लस 0.05। ठीक है, तो बता 2 और 5 का सम 7, एरर का सम 0.09। ये आंसर लिखा जाएगा और ये लॉजिकल भी है। कैसे, सोचो, जिसको मैं 2 कह रहा हूं वो एक्चुअली में 2.04 था, मुझे नहीं पता ना, गलती सुपर गलती भी हो सकती, सबसे ज्यादा 2.0, और ये जिसको मैं 5 कर रहा हूं वो 5.05 था। तो अगर ऐसा था तो सम ये होना चाहिए था, कितना 7.09 होना चाहिए था। और यही अगर मान लिया ये 1.96 था और ये 4.95 था, तो इसका आंसर फिर 7 से 0.09 कम आएगा। यानी कि हम अपना आंसर प्लस माइनस ये लिखेंगे कि नहीं। सारी संभावनाओं में से वर्स्ट सिचुएशन क्या है कि ये 2.04 निकले, ये 5.05 निकले, तो फिर सम उसका कितना होगा 9.09। नहीं, वो वर्स्ट सिचुएशन है। तो इसका मतलब हम 7 को ट्रू नहीं कह सकते, 7 में इतने प्लस माइनस की गलती की संभावना है। क्या बात समझ में आ रही? यानी इसका आंसर लिखेंगे ए मीन प्लस बी मीन, ये हो गया ट्रू वैल्यू, दिस इज नाउ ट्रू वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस इज इस क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस इन दोनों को सम कर देंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये क्या हो गया, इस क्वांटिटी का एरर। बात समझ में आ गई? अब कोई मुझे इस क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर बताओ, क्या करोगे? इसमें से इसको डिवाइड करो, इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल एरर। कोई कहे परसेंट एरर बताओ, तो ये मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट लिख दिया है तो फ्रैक्शनल एरर परसेंट एरर लिखा जा सकता है। यार सिचुएशन में सबको होना जरूरी है कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, इनका मतलब क्या है। जब मतलब पता होता है तो सब बातें बिल्कुल पूरी तरह से कवर हो जाती है, हमें हर चीज का कारण पता चलने लगता है कि अच्छा इसलिए ऐसा है, इसलिए ऐसा है। और जब तुम किसी चीज को जबरदस्ती अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो, दिमाग में रहता नहीं है। दो ही मार्कर बचे क्या? एक दो नीचे चले गए थे यार मेरी जेब में। कोई क्वांटिटी मान लिया b माइनस ए है, b माइनस ए, तो बता b माइनस ए को तुम क्या लिखोगे, ट्रू 3 लिखोगे। लेकिन क्या 3 के लिए हम लोग श्योर हैं? देखो यार, अगर ये 5.05 था सही माने में और ये कुछ 1.96 था, मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं, हमें नहीं पता ना, ये तो संभावना है। ये वर्स्ट केस 5.05 था, ये 1.96 था, तो बताओ डिफरेंस करने पे कितना आएगा? ये कितना आ गया? हाँ, इसका मतलब 5 में से 2 घटाओ तो 3 आता है, मगर वर्स्ट केस सिचुएशन में जिससे घटा रहे हो वो बड़ा निकला है, जिसको घटा रहे हो वो छोटा निकला है, तो वर्स्ट केस में गलती कितने की हो जाएगी? 0.09 की। नहीं, उल्टा भी हो सकता है, ये 4.95 निकला है और ये कितना निकला है? 0.04 निकला है, तो ये पता आंसर कितना आएगा? 2.91। मतलब जिसको हम 3 कह रहे थे वो 2.91 निकला। इसका मतलब गलती 0.09 की प्लस साइड भी हो सकती है और माइनस साइड भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम प्लस करो चाहे माइनस करो, गलती का हमें पता नहीं है, तो ऑल संभावनाओं में से वर्स्ट केस सिचुएशन क्या होगी?
तो आंसर होगा बी मीन माइनस ए मीन प्लस माइनस एरर सीधे सीधे ऐड होंगी, एरर सीधे सीधे ऐड होंगी। क्या तुम समझे मैं क्या कह रहा हूं? और समझ लो यार, बी मीन प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आ गया? बी मीन माइनस ए मीन। ये तो हो गया ट्रू वैल्यू। क्या ये चीजें संभावनाओं के साथ लिखी है? क्या लिखी है? प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस प्लस डेल्टा ए, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए। तो जब संभावनाएं हैं तो हो सकता है प्लस माइनस वाली संभावना, हो सकता है प्लस प्लस वाली, हो सकता है माइनस माइनस वाली, हो सकता है। जब सारी संभावनाओं को तुम तराशोगे तो वो रिजल्ट सबसे ज्यादा प्लस 0.09 होगा और सबसे कम माइनस 0.09 होगा। आई मीन रेंज उसकी पॉजिटिव और निगेटिव में। क्या बात समझ रहे हैं? तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा ऐड होती है। ये मेरा कहने का मतलब, क्योंकि एरर संभावनाएं हैं, सटीकता नहीं है। क्या बात समझ में आ गई है? जब मैं कह रहा हूं ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो पॉसिबिलिटी लेना है जिसमें सबसे बड़ा आंसर आए। तो इसको इसके साथ ऐड करो तो सबसे बड़ा आंसर आएगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ ले लो तो सबसे बड़ा नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव। बात क्लियर है? तो एरर हमेशा जुड़ती हैं यार। देखो यार, 0.09 सम में भी एरर थी, 0.09 डिफरेंस में भी एरर है। क्या ये बात क्लियर है? नोट नहीं करना है ये। आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर फिलहाल 3 प्लस माइनस 0.09 होगा। कोई पूछे यार इसका फ्रैक्शनल एरर कितना, परसेंट एरर कितना, उसका मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ये तो अंडरस्टूड है यार। मेन चीज लिख दी तो फ्रैक्शन परसेंट तो लिख ही सकते। बात क्लियर है? तो यार इस चीज को लेके हम लोग कुछ सीधे सीधे बात करने वाले हैं। ज्यादा गहराई पे जाओगे तो शायद बाउंस होने लगेगा, कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट डिवीजन को हम एक साथ कवर करने वाले हैं। कोई फॉर्मूला जो इस लुक का है, इस लुक का है, ये लुक मैंने कई बार लिखा है। के का मतलब क्या है? फिक्स वैल्यू। ए बी सी कुछ प्रोडक्ट डिवीजन हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनसे ये क्वांटिटी बनी है। ए बी सी की मदद से क्यू क्वांटिटी बनी है। ठीक है, ये मैंने पिछली बार कई बार यूज किया है। तो क्यू का एब्सोल्यूट एरर निकालना बड़ा काम है, नहीं पूछा जाता है, मैं वो भी बताऊंगा। क्यू का क्या निकालना आसान का, जैसे यहां पर मैंने जो ये आंसर लिखा है, ये एब्सोल्यूट एरर है, फ्रैक्शनल एरर है या परसेंट एरर है? एब्सोल्यूट एरर है। ये जो लिखा है ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। मैं कह रहा हूं कि इसका एब्सोल्यूट एरर लिखना बड़ा काम है। हम फॉर्मूला जो बनाने वाले हैं वो एब्सोल्यूट एरर का नहीं बनाने वाले। किसका बनाने वाले हैं? फ्रैक्शनल एरर का बनाने वाले हैं। तो मैं जो फॉर्मूला लिखने वाला हूं किसका लिखने वाला हूं? फ्रैक्शनल एरर ऑफ क्यू। फ्रैक्शनल एरर का सबको मतलब पता है? वेटेज इन वन। क्या वेटेज इन वन? यानी जैसे मैं कहूं यहां पे ये एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? दिस अपॉन, यहां हम सीधे उसी का आंसर निकालने वाले हैं। पहले तो ये क्लियर कर लें कि हम इस बार एरर नहीं लिख रहे हैं। एरर मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर। क्या लिखने वाले हैं? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब हुआ डी क्यू अपॉन क्यू, ये लिखने वाले हैं। ये भी डी क्यू एरर है। फॉर्मूला क्या है? डी क्यू बाई क्यू। पहली बात तो यार ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होता है, यानी कोई बोले या ना बोले हम हमेशा क्या निकालते हैं? वर्स्ट केस सिचुएशन। और जब वर्स्ट केस सिचुएशन निकालते हैं इसमें तो क्या होगा? डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 3 प्लस या माइनस? यही बस मैं बताना चाह रहा था। प्लस एरर चल रहा है।
ये क्यों? क्योंकि एरर में हम जब संभावनाओं की बात करते हैं तो वर्स्ट केस सिचुएशन क्या है कि नीचे वाली चीज छोटी निकल आए, ऊपर वाली बड़ी निकल आए तो दुर्घटना हो गई, या उल्टा नीचे बड़ी निकल आए ऊपर छोटी निकल आए तो वर्स्ट केस सिचुएशन। इसलिए यहां सब जगह क्या है प्लस। जब हम परसेंट चेंज की बात करते हैं, अच्छा दूसरी बात, जब हम परसेंट चेंज कहते हैं तो मैं कहता था ये वाली चीज प्लस माइनस कुछ भी हो सकती, बढ़ी है तो प्लस, घटी है तो, बड़ी है तो प्लस, घटी है तो हो सकता था। लेकिन यहां बड़ी घटी की चीज ही नहीं है, एरर है तो वर्स्ट केस सिचुएशन में उसको पॉजिटिव ही लेना है। सब जगह मॉड लगाया है, इसका मतलब क्या, यहां हमें सब कुछ पॉजिटिव लेना है। ये उससे आसान डिस्कशन है, एरर निकालना उससे आसान डिस्कशन है। बात क्लियर है? तो ये तो बहुत आसान हो गया यार। फ्रैक्शनल एरर ये आ गया। फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है एरर इन वन। लेकिन सोचो कभी कोई तुमसे फ्रैक्शनल एरर नहीं एब्सोल्यूट एरर पूछ ले, क्या पूछ ले? एब्सोल्यूट एरर। तो देखो यार, अगर कोई कहता है वन में एरर इतनी है तो क्यू में एरर कितनी होगी? एब्सोल्यूट एरर का मतलब एरर इन क्यू। इसका मतलब क्या होता है? एरर इन वन। फ्रैक्शनल का मतलब होता है वन में। अब कोई पूछे क्यू में कितनी एरर है, या उसकी क्यू मीन ट्रू वैल्यू में कितनी एरर है, तो क्या लिख देंगे? वन में एरर पता है तो क्यू में कितना। वन के लिए कोई चीज पता हो तो ज्यादा के लिए कैसे निकालते हैं? यानी इसमें क्या करेंगे? फ्रैक्शनल एरर, एरर इनटू क्या कर देंगे? उसकी ट्रू वैल्यू। ये वर्स्ट केस सिचुएशन है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है। तो अगर कोई कहे कि इसका ट्रू रिजल्ट क्या होगा, किसी भी क्वांटिटी का ट्रू रिजल्ट इस लुक में लिखा जाता है, क्यू मीन प्लस माइनस एरर लिखा जाता है कि नहीं? तो मीन आंसर क्या होगा? मैं कहूंगा इसमें सारी वैल्यू मीन लिख दो, ए मीन, बी मीन अपॉन सी मीन। नहीं, हाँ सी मीन का क्यूब जो भी है। ये कितना होगा? इतना होगा। क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर इनटू, अरे देखो ये क्यू मीन का मतलब क्या है? ए मीन बी मीन का स्क्वायर अपॉन ट्रू वैल्यू, तो वही होता है। अब यहां क्या आएगा? ये पूरी चीज उठ के यहां आ जाएगी, है ना? बहुत गंदा डिस्कशन हो गया। ट्रू वैल्यू और अब ये एरर हो गई। ये क्या हो गया? ट्रू वैल्यू, ये क्या हो गई? एरर। ये अब एब्सोल्यूट एरर है या फ्रैक्शन एरर? ये पूरा अब ये एब्सोल्यूट एरर है। कोई पूछे नहीं फ्रैक्शन बताओ, तो तुम कहोगे इसमें से ये डिवाइड कर दो। अब यार इसमें से ये डिवाइड करो तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? तुम देख लो यार, अभी मैं क्या कह रहा हूं, फ्रैक्शन एरर के साथ ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ती है, तब वो क्या जाता है? पूरी एरर। फ्रैक्शन एरर के साथ ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई तो टोटल आ गया। ये क्या आ गया? एब्सोल्यूट एरर। यहां मैंने वही रखा है। कोई कहे नहीं फ्रैक्शन एरर फिर से बताओ, तो क्या तुम इसमें से ये डिवाइड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा वही। क्या समझ पा रहे हो? ये कभी चर्चा की नहीं जाती है, ये बहुत रेयर डिस्कशन, ये बहुत फ्रीक्वेंट है, यही पूछा जाता है। क्या बात समझ में आई है? एक क्वांटिटी में लिख रहा हूं q बराबर ए स्क्वायर बी, और एक में लिख रहा हूं a बाई बी स्क्वायर। ठीक है, एक ये है, दोनों के एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। ठीक, चलो यहां कोई k भी लिख देते हैं। बताओ k की जगह मैं कुछ नंबर लिख दूं, 10 लिख देता हूं। ठीक है, तो बता यार फ्रैक्शनल एरर इन क्यू क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर इन क्यू क्या होगा? मैं इसको भी ए स्क्वायर बाई बी ही लिख देता हूं, इजी रहेगा थोड़ा सा। चलो, बिल्कुल। क्या आएगा निकाल के देना है। ए ये है, बी ये है, यही है,
ये ए है, ये बी है, ये क्यू का फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू डाल दो, ए वो है, बी वो है। जब तक न्यूमेरिकल नहीं आता तब तक थ्योरी कई बार अधूरी रह जाती है, कंफ्यूजन बना रहता है। इसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या ये तो फॉर्मूला बनाया, वैल्यू भी डालना है। वैल्यू दी है ना मैंने, ए वो है, बी वो है। फ्रैक्शनल एरर 0.05 आ जाएगा और k तो कांस्टेंट होता है, तो सर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से। हाँ, ये आया ना मन में, यस तो यही क्लियर करना है। करेंगे कि नहीं बताओ, है क्या? ए का मल्टीप्लाई नहीं करना, ए का मल्टीप्लाई क्या मैं लिख रहा हूं, डी क्यू बाई क्यू का फॉर्मूला क्या है? डी ए बाई ए सेम आ गया। इंटू 2। नहीं, सबने लिखा है यार, कोई दिक्कत है? इसका क्या होगा? डी ए बाई ए इंटू 2, डी बी बाई बी इंटू 1 और बीच में प्लस। इसका मतलब डिवाइड से फर्क नहीं पड़ता, ये क्लियर कर लें यार। एरर में डिवाइड और मल्टीप्लाई से फर्क ट्रू वैल्यू पे पड़ेगा, एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल एरर पे नहीं पड़ेगा। चलो, डेल्टा ए मैंने कितना दिया था? हाँ, कितना आ गया? सॉल्व करके बताएं। 2 से 2 कट गया, ये 0.01। कितने लोग आ गया यार? इसका कितना आया? सेम ही आएगा यार, सीधी सी बात है। ये फ्रैक्शन एरर आया है। अच्छा, वैसे मैंने इसमें परसेंट नहीं पूछा, परसेंट एरर क्या होगा? इसका मतलब मैं डी क्यू बाई क्यू इंटू 100 पूछ रहा हूं, तो सर इसका तो फॉर्मूला ही नहीं बताया। अरे डी क्यू बाई क्यू बताया है, तो इस पूरे में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका बन जाएगा। तो कितना आ गया यार? इंटू 100 यानी कितना? 5%। किसी को कोई दिक्कत है क्या? इस 10 का कोई रोल इसमें है? कम से कम फ्रैक्शनल एरर लिखने में या परसेंट एरर लिखने में इसका कोई रोल नहीं है। इतनी बात सबको हजम हो गई यार? अगली बात जल्दी हजम होगी नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को कोई पता है और कैसे पेश कर सकता था? बता, परसेंट एरर ऑफ ए क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। 0.04 अपॉन 2 इंटू 100 कितना है? 4/2%। परसेंट एरर ऑफ बी कितना है? अरे सही सही बोलो यार। 1%। 2% इधर, 1%। कोई तुमसे पूछे सीधे सीधे परसेंट बना के दे दे और पूछे क्यू का परसेंट एरर बताओ, इसका परसेंट एरर बताओ, तुम क्या करोगे? ए का 2 है, पावर 2 है, तो 2 इंटू 2। पेन नहीं चलाना यार। बी का 1 है, जैसे फ्रैक्शन ऐड होते हैं वैसे ही परसेंट ऐड होते हैं, तो 2 दूना 4, 1 5, सीधे आंसर लिख सकते हैं। ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि तुम्हें परसेंट बना बनाया दे देंगे और बना बनाया क्यू का परसेंट पूछा जाएगा, लेकिन तुम्हें पूरी बात पता होना चाहिए यार। कल को इतने सा काम कर दे तो तुम्हें फैलना नहीं यार, कि यहां से क्वेश्चन शुरू कर दे। तुम्हें पता होना चाहिए कि ए का परसेंट कैसे निकालेंगे, बी का परसेंट कैसे निकालेंगे, फिर क्यू का परसेंट कैसे निकालेंगे। ये पूरी बात है। अधूरी बात से फिर क्या होता है कि क्वेश्चन जहां से घूमते हैं तो हमें समझ में आना बंद हो जाता है। अब सबसे सिंपल क्या होगा पूछने का तरीका? कह देगा ए का परसेंट ये, बी का परसेंट ये, क्यू का परसेंट बताओ। ये फॉर्मूला है, नहीं बता पाओगे यार? क्लियर है? या कोई कहता है यार ए का फ्रैक्शन एरर 0.02 है, तो फ्रैक्शन एरर भी बात कर सकते हैं। बताओ, इसका 0.02 है, इसका कितना आएगा? 0.01। और कोई पूछे क्यू का फ्रैक्शन एरर बताओ, तो जो रूल परसेंट का है वही फ्रैक्शन का है। परसेंट से परसेंट बनता है, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बनेगा। क्या करोगे? इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे, 1 ऐड कर दोगे। 0.05 आया था कि नहीं? क्या फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हो, परसेंट से भी कर सकते हो, और यहां से भी दिया जाए यहां से भी कर सकते हो।
क्लियर है? कोई दिक्कत है? यार मैं एक चीज अब बता रहा हूं, ठीक है, इसको ज्यादा सीरियसली ना लेना, ये एकदम एक्सट्रीम मामला है, एकदम बिल्कुल अगर कोई चाहता ही नहीं कि कोई सिलेक्ट हो तब की बात। ये हमारा फ्रैक्शनल एरर आया था, तो बताओ यार एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? क्या बताया गया? डिवाइड की मल्टीप्लाई? फ्रैक्शन एरर का मतलब तो 1 में वेटेज, तो क्यू में वेटेज क्या होगा? तो अब करोगे 0.05 के साथ क्यू मीन। क्यू मीन क्या? क्यू मीन होगा 10 ए मीन बी मीन। क्या होगा? 10 ए मीन 2 स्क्वायर इंटू क्या? ये होगा यार, ये बहुत गहरी बात है यार, कि ये लाने के बाद ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। इसका कोई पूछे बताओ एब्सोल्यूट एरर, क्या करोगे? सेम आएगा? बोलो क्या करोगे? 0.05 तो यहां भी है इंटू क्यू मीन, क्या लिखोगे? 10 2 स्क्वायर, ये इसका एब्सोल्यूट एरर होगा। ये एक स्टेप और आगे, एब्सोल्यूट एरर कोई पूछ ले, क्या बात समझ में आएगी? कोई ट्रू वैल्यू पूछ ले, ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। कोई कहे आंसर को एरर लिमिट के साथ लिखो, तो तुम क्या करोगे? आंसर को एरर लिमिट के साथ लिखोगे तो लिखोगे 10 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5, ये ट्रू वैल्यू हो गई, प्लस माइनस ये आंसर विद एरर लिमिट है, आंसर विद एरर लिमिट, ये आंसर है और ये उसकी क्या है? एरर। ये एकदम एकदम एक्सट्रीम मामला है, जब बिल्कुल किसी को सही ना कराना हो तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, लेकिन ये इसके चांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, बता यार 12वें का आंसर। नहीं बताना नहीं, हाथ उठाना है। डी वाले हाथ उठाएं। 12th वाला देखो जरा, मिसलेनियस में 12th, मिसलेनियस में 12th, बी डी वाले लास्ट वाले हाथ उठाएं। एक मिनट अभी रुक जाओ, बोलना नहीं है। 12th के बाद मैं पूछने वाला हूं सेकंड। 12th का आंसर डी वाले हाथ उठाएं, डी लास्ट, नन ऑफ दीज। सी वाले हाथ उठाएं। मिसलेनियस में 12वां, देख लो यार भाई मिला कि नहीं। सेकंड वाले हाथ उठाएं, बी वाले। ए वाले हाथ उठाएं। क्लियर है यार, सब प्लस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखे जरा, एक क्वांटिटी है L बाई टी स्क्वायर, हम नहीं जानते इस क्वांटिटी का क्या नाम है, L बाई टी स्क्वायर। L का परसेंट 3 है, T का परसेंट 2 है। बोलना नहीं, बोलना नहीं है। ए वाले हाथ उठाएं, ए वाले। बी वाले हाथ उठाएं, सी वाले, डी वाले अभी सोच रहे हैं सर वाले। 7% यानी बी, बी सही है। क्या समझ गया यार? ऐसे ही क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। कर पाएंगे भाई? तो अब इसके यार जितने भी क्वेश्चन इस शीट के हैं सारे करना है।